जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 30 पर। यानी कि अगर मैं बात बताऊं दोस्त आपको, आज हमारे एडवांस सेट कितने हो जाएंगे वो संख्या आप बताइए। आज हम एडवांस सेट साथी आपके कर लेंगे। आपका 5 सेट हमारे पूरे हो जाएंगे। फिर से 2 दिन रिवीजन के लिए आप लोगों के पास में होंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग 25 सेट पहले तैयार कर चुके हैं उन 5 सेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। और आपका मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट हम अगले जो एडवांस सेट 5 होंगे उनको कर लेंगे। और इसके दम पर हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आएंगे एग्जाम में, जो आपका साथी 6 से 10 तक एडवांस सेट रहेंगे नेक्स्ट वीक। अभी साथ ही 01 से लेकर के 05 इस वीक में हम ये कर रहे हैं। तो तैयारी आप लोगों की शानदार चल रही होगी। वो शायद आप लोगों को बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि आपके फेलर और आपके सक्सेस के कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आप कितनी मेहनत करेंगे इसी पर सारी चीजें साथी निर्भर करेंगी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग मुझे रिवीजन के 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे। बहुत अच्छे से आंसर आने चाहिए। मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कल हमने बात की थी आपसे मून मैन ऑफ इंडिया क्या बोलेंगे? मईल स्वामी आपका क्या बोलेंगे? मईल स्वामी आपका साथी अय्यदुरई को, किसको? जिसको आप लोग अन्नादुरई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सार्क का सचिवालय क्या बोलेंगे? आपका सार्क को फाउंड कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1985 ढाका में। लेकिन उसका सचिवालय 2 वर्षों के बाद में 1987 में कहां पर? काठमांडू में। कहां पर साथी? काठमांडू नेपाल में उसका सचिवालय मौजूद है। हिटिंग अक्रॉस द लाइन किस क्रिकेटर की पुस्तक है? क्या बोलेंगे? विवियन रिचर्ड्स की। क्या बोलेंगे? विवियन रिचर्ड्स की। और किस देश के खिलाड़ी थे बताइए जरा, कल मैंने आपको बताया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में साथी आपका 1613 में सूरत में स्थापित की जहांगीर के समय पर। श्यांता की माप किस यंत्र से की जाती है? तो वो विस्कोमीटर है। क्या बोलेंगे? जिसको हम श्यांता मापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यांता मापी साथी कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक बार स्कोर सारे दोस्त बता दें कि इन 5 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना आया है, मैं देखना चाहता हूं। दिखाएंगे भाई, भानु स्कोर दिखा दो एक बार साथियों के। क्या बोलेंगे? आपका श्वेता जी का स्कोर 3 है। अस्मिता हैंडमेड आपका साथी 4, पीयूष यादव 4, देवी सिंह 4 पर है। और आज का स्कोर मुझे किसी का 5 नहीं दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूं। मानवेंद्र 4 स्कोर पर हैं आपका, धीरज सैनी 4 पर हैं, राशि 4 पर हैं, आकेश कुमार 4 पर, सिंजैक का स्कोर सिर्फ 5 दिख रहा है, बहुत बढ़िया सिंजैंग। अतुल चौहान 5 पर हैं, हेमंत कुमार 5 पर हैं, प्रिया वर्मा 5 पर हैं, आपका शिवाया 4 पर, विकास प्रजापति 4 पर। यूं ही साथी पढ़ते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। शुरू करते हैं हम आज की अपनी कक्षा को। बड़े ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना और अच्छे से नोट्स बनाना। कह रहा है पारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। सबसे पहले तो हम लोगों को जानना होगा कि नवरोज जो उत्सव है साथी वो किस धर्म का है? आपका पारसी समुदाय का है। ठीक है। यहां पर एक देवता की पूजा होती है जिसको मेहर कहते हैं। यह देवता निम्न में से अधिष्ठात्र देवता माना है नवरोज का। यह भैया ईरानियों का त्योहार है। मुझे बताओ इसको किस शासक ने भारत में शुरू किया था? यह क्या है? एक ईरानी फेस्टिवल है। ईरानी फेस्टिवल है और ईरान का साथी जो आपका ईरान और फारवर्दीन माह का, फारवर्दीन मंथ का ये साथी पहला दिन है। पहला दिन है और वहां पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है साथी किसने शुरू किया? तो बहुत सारे साथियों ने लिखा भैया इसका शुरुआत भारत में जो आपका क्रेडिट जाता है वो बलबन को जाता है। मैं आप सब लोगों की नॉलेज को चेक करना चाहूंगा कि ये जो नवरोज है ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब बना था? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साथी ये कब बना था? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको कब शामिल किया गया था? तो इंटेंजिबल हेरिटेज मैंने आपको बताई थी, जिनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हम कहते हैं। तो ये 2009 में बना था। क्या बोलेंगे? नवरोज को कब शामिल किया गया था? 2009 में। कुछ साथियों ने सही आंसर लिखा है। भानु फोन मत चलाओ, बच्चों को फोकस करो। कमेंट सेक्शन थोड़ा बड़ा कर दो ताकि बच्चों को लिखा हुआ दिख नहीं रहे कमेंट्स। निम्न में से किस शहर में विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है? विरासत ए खालसा भारत में साथी एक संग्रहालय है और एक सिख गुरु के नाम पर है। कहां पर मौजूद है? तो पावंटा साहिब में है या नांदेड़? नांदेड़ महाराष्ट्र में है साथी आपका। नांदेड़ महाराष्ट्र में क्या हुई थी? यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई थी। कौन से गुरु थे? क्या बोलेंगे? सिखों के कौन से गुरु थे? गोविंद सिंह जी, जिनकी साथी मृत्यु हुई आपका नांदेड़ में। क्या बोलेंगे? इनकी मृत्यु स्थल है। ठीक है, कि मृत्यु यहां पर हुई थी। क्या अमृतसर में है? अमृतसर में हम सबको पता होना चाहिए स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेंपल है साथी। और हम कहेंगे आनंदपुर साहिब पंजाब में साथी आपका विरासत ए खालसा है। और किसकी याद में है? गोविंद सिंह जी की याद में है। किसकी मेमोरी में? इन मेमोरी ऑफ गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी की, क्या बोलेंगे? गोविंद सिंह जी की साथी स्मृति में इसको बनाया गया है, उनकी मेमोरी में इसको बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की मेमोरी में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कल्पित कथा नोडी एंड हिज कार को लिखा है? बहुत चर्चित पुस्तक रही है नोडी एंड हिज कार। रस्किन बॉन्ड ये साथी आपका, अगर 2020 की हम बात करें, 2020 स्टेनो परीक्षा में पूछी गई थी, फिर इसको सीपीओ परीक्षा और एमटीएस दोनों में रिवाइज किया गया। क्या बोलेंगे? पिछले वर्ष की बात हम कर रहे हैं। कल्पित कथा नोडी एंड हिज कार। तो नोडी एंड हिज कार बोलेंगे एनिड ब्लाइटन की पुस्तक है। किसकी है? एनिड ब्लाइटन की पुस्तक है, ये हमको पता होना चाहिए। रस्किन बॉन्ड जी मैं इनको बता ही चुका हूं आपको कि एसएससी के फेवरेट राइटर्स में से एक हैं। तो रस्किन बॉन्ड की एक किताब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। तो क्या बोलेंगे? द रूम ऑन द रूफ। आप भी एक किताब बताएं। द रूम ऑन द रूफ ये किसकी है साथी? आपका रस्किन बॉन्ड की है। लियो टॉल्स्टॉय, इनसे साथी आपका गांधी जी का बड़ा पत्राचार होता था, बड़े प्रसिद्ध लेखक ये रहे। और आपका वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? दुनिया की बहुत चर्चित पुस्तक है वॉर
वॉर एंड पीस और अन्ना कैरेनिना, क्या बोलेंगे, अन्ना कैरेनिना पुस्तक के पुस्तक कौन है लेखक, तो भी हम कहेंगे लियो टॉल्स्टॉय हैं। दोनों चर्चित पुस्तकें हैं इनकी। जेके रॉलिंग को हैरी पॉटर सीरीज के लिए जाना जाता है, साथी किसके लिए, हैरी पॉटर के लिए जाना जाता है कि हैरी पॉटर श्रृंखला को साथी किसने लिखा। और 2023 में इनकी पुस्तक बहुत चर्चित रही, द रनिंग केव, क्या बोलेंगे। तो आगे के एग्जाम्स में ये भी बहुत पूछी जा सकती है। 2023 के लास्ट में इसको लिखा था, तो 2024 के एग्जाम्स में आने की बहुत संभावना है। द रनिंग आपका साथी, द रनिंग क्या बोलेंगे, द रनिंग ग्रेव, क्या बोलेंगे, 2023 में आपका। और द इंक ब्लैक हर्ट भी इन्हीं की पुस्तक है। द इंक ब्लैक हर्ट किसकी पुस्तक है, द इंक ब्लैक हर्ट 2022 की इन्हीं की पुस्तक है, जेके रॉलिंग, क्या बोलेंगे, द इंक ब्लैक हर्ट। और भैया हैरी पॉटर के लिए हम इनको जानते ही है, और द रनिंग ग्रेव ये हम गलत नहीं करेंगे कि जेके रॉलिंग की है, क्या बोलेंगे, जेके रॉलिंग की है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर आएंगे साथी। आपका प्रसिद्ध लोक गायक भिकुदान गोविंद भाई गढ़वी निम्न में से किस लोकगीत शैली से संबंधित है। कौन सी लोकगीत शैली से वो संबंधित है बताएंगे। वॉइस चेक करना एक बार, वॉइस नहीं आ रही है क्या। ठीक है। प्रसिद्ध लोक गायक भिकुदान गोविंद सिंह गढ़वी निम्न में से किस लोकगीत शैली से संबंधित है। पद्मश्री है साथी, है पद्मश्री 2016 में इनको सम्मान दिया गया था। तो बोलेंगे भैया ये डायरो शैली से संबंधित हैं। और डायरो में आपसे पूछूं कि डायरो शैली कहां से संबंध रखती है, तो आप कहेंगे डायरो शैली भैया गुजराती लोक संगीत है। क्या है ये गुजराती लोक संगीत है। क्या आंसर आएगा भैया, ये गुजराती लोक संगीत है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, गुजराती लोक संगीत है आपका। और याद रख लेना गुजराती लोक संगीत से एक नाम और आता है अगर मैं आपको बताऊं, जिनको हम गुजराती क्या बोलेंगे, गुजराती लोक गायक कहते हैं। गुजराती फोक सिंगर कौन है आपका, बहुत चर्चित हैं लोक गायक फागुनी पाठक जी का नाम आप लोग याद रख लेना। क्या बोलेंगे, फागुनी पाठक। कभी गाना सुना है आपने फागुनी पाठक का, यस और नो। तो फागुनी पाठक की अगर हम बात करते हैं, ये आपका गरबा की नृत्य गायिका हैं, यानी गरबा करते हुए ये गायन करती थी, इस बात के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और इनके दो बड़े प्रसिद्ध गाने हैं जो एसएससी ने पूछे हैं आपका, मैंने पायल है छनकाई किसने गाया है, क्या बोलेंगे, मैंने पायल है छनकाई, क्या बोलेंगे, मैंने पायल है छनकाई। और साथ ही एक गाना है इनका, याद पिया की आने लगी, क्या बोलेंगे, याद पिया की आने लगी, याद पिया की आने लगी। ये किसका गाना है, ये फागुनी पाठक का है साथी। ये भी आपका गुजराती एक लोक गायक है, इनको भी याद रखना है। ठीक है। मरसिया की साथी अगर हम बात करते हैं, मरसिया की बात करते हैं, ये कहां का शैली है, ये यूपी के लोकगीत है। मरसिया लोकगीत कहां पर गाए जाते हैं, मरसिया फोक सॉन्ग कहां पर गाए जाते हैं, फटन्ना ये गुजरात के ही साथी आपका लोकगीत है। क्या बोलेंगे, ये गुजराती फोक सॉन्ग्स हैं, गुजराती लोकगीत हैं। कौन से आपका, फटन्ना। और यूपी के लोकगीत हम क्या कहेंगे आपका भैया, मरसिया पूछे जाते हैं। जैसे यूपी के मैंने आपको कजरी होरी भी बताए थे, वो भी महत्वपूर्ण है साथी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है। सिरुई लिली जो साथी आपका फेस्टिवल है उसको मनाया जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, उड़ीसा में, सिक्किम में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो क्या बोलेंगे भैया, सिरुई लिली आपका जो आपका महोत्सव है वो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर के महोत्सव आज आपसे जानना चाहूंगा साथी। मैंने आपको सब कुछ बताया है। याओसांग, याओसांग जिसको हम डोल यात्रा कहते हैं, मुझे बताना कितने दिन ये बनता है, डोल यात्रा कितने दिन, याओसांग फेस्टिवल मैंने आपको बताया था। एक साथी मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स जिसको लाई हरोबा हम कहते हैं, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, लाई हरोबा के नाम से जो प्रचलित है, ये कहां पर है आपका, लाई हरोबा के नाम से भैया मणिपुर में इसको परफॉर्म किया जाता है, मणिपुर में। चावांग कूट कहां पर होता है साथी आपका, क्या बोलेंगे, चावांग कूट कहां पर होता है, मणिपुर में होता है। और मणिपुर का न्यू ईयर आप मुझे बताएं, मणिपुर का नववर्ष कौन सा होगा, फटाफट से सारे साथियों की तरफ से उत्तर आना चाहिए। मणिपुर का नववर्ष कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सारे लोग भैया चेरा ओबा होगा। और चेरा ओबा क्या है, ये मणिपुरी न्यू ईयर है। क्या है, चेरा ओबा ये मणिपुरी न्यू ईयर है। क्या बोलेंगे, मणिपुरी न्यू ईयर है, ये हम सब लोग बता सकते हैं आपको, मणिपुरी न्यू ईयर। आप लोगों को याद रखना होगा साथी। एक और था इनका चुम्फा, क्या बोलेंगे, मणि को वो चूमती रहती थी, चुम्फा आपका। संगाई, क्या बोलेंगे, संगाई। गान नगाई कहां का था, ये भी यहीं का फेस्टिवल है। गान नगाई फेस्टिवल कहां का है, वो भी मणिपुर का है, मणिपुर का है। उड़ीसा के साथ ही किसी एक उत्सव का नाम लिखेंगे सारे दोस्त। उड़ीसा का भैया कहेंगे नव कलेवर है। कौन सा, नव कलेवर है। और इको रिट्रीट, क्या बोलेंगे, इको रिट्रीट उत्सव कहां का है, इको रिट्रीट उत्सव। ठीक है। सिक्किम की साथ ही हम बात करते हैं तो यहां पर कागियेद फेस्टिवल है। कागियेद भैया हमने कई बार पढ़ा है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं आपका हरेली, मैं आपको बताऊंगा और फिर से मैं आपसे पूछूंगा हरेला कहां का है, हरेला फेस्टिवल कहां का है। और भर भर के उत्तर आने चाहिए आप सब लोगों की तरफ से, भैया इतने कमजोर हम नहीं है। आगे मट्टनचेरी महल कहां पर स्थित है, भारत का पैलेस यानी कि साथी किलो से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मट्टनचेरी पैलेस कहां पर है, कोच्चि केरल में है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में या तंजावुर तमिलनाडु में। तो क्या बोलेंगे, कोच्चि केरल में है मट्टनचेरी महल साथी। और इसी को मट्टनचेरी महल को हम बोलते हैं डच पैलेस। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए डच पैलेस के नाम से, डच पैलेस के नाम से किस महल को जाना जाता है, तो मट्टनचेरी जो कि केरल का है। ये जो है आपका पुर्तगालियों द्वारा, ये बात भी याद रखेंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, पुर्तगालियों द्वारा, बाय पोर्टुगीज, पुर्तगालियों द्वारा कोच्चि वंश से, क्या बोलेंगे, पुर्तगालियों द्वारा कोच्चि वंश को उपहार दिया गया था कि वहां के
वहां के जो शासक हैं, ताकि इनके पक्ष में व्यापार में इनके में हो सके। जैसे केरला का साथी आपका कनककुन्नू महल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कनककुन्नू पैलेस कहां पर है? कनककुन्नू पैलेस कहां पर है आपका? तो भैया केरल में है, तिरुवनंतपुरम में मौजूद है, केरल में है। आपसे पूछे साथी बीदर का किला, बीदर का किला कहां पर मौजूद है? जो एमटीएस 2022 में पूछा गया था, बीदर का किला भैया कर्नाटक में मौजूद है। कहां पर है? बीदर पैलेस भी इसको हम बोलते हैं, कर्नाटक में है। और चित्रदुर्ग किला भी साथी आपका जो सीएचएसएल में पूछा गया था 2021 में, चित्रदुर्ग किला ये आपका कर्नाटक में है। क्या बोलेंगे? ये भी भैया कर्नाटक में है। तो बीदर और चित्रदुर्ग कहां के प्रसिद्ध किले हैं? कर्नाटक के। मट्टनचेरी आपसे पूछे या कनककुन्नू पूछे तो हम भैया केरल कहेंगे। क्या कहेंगे? केरल कहेंगे, वही हमारा उत्तर फाइनल होगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। चुन्नी गोस्वामी, जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, वे एक पेशेवर भारतीय खिलाड़ी थे। तो जो चुन्नी गोस्वामी है उनका संबंध साथी पूछ रहा है आपसे किस गेम से है। और अभी हाल ही में आपने मैदान मूवी देखी होगी, तो वहां पर भी आपने शायद फोकस किया हो। जिन लोगों ने नहीं देखी कोई बात नहीं। फुटबॉल, जूडो, क्रिकेट या फिर हॉकी। एक समय पर हमारी साथी फुटबॉल में बहुत अच्छी स्थिति थी और फुटबॉल, और दरअसल में चुन्नू गोस्वामी ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर भी रहे हैं। ठीक है, ए क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं, आपका प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर भी रहे हैं। और इनकी पहचान साथी इसलिए है चुन्नी गोस्वामी की कि 1962 के जो एशियन गेम्स थे ना, 1962 के जो एशियन गेम्स थे, वहां पर हमने क्या जीता था? एशियन गेम्स में ये गोल्ड पदक हमने जीता था। और उस टीम के ये कैप्टन थे। गोल्ड पदक विजेता टीम के कौन थे? ये विजेता टीम के साथी ये कौन थे? आपका कैप्टन थे, याद रखेंगे। गोल्ड विजेता टीम के ये कौन थे? कैप्टन थे, याद रखेंगे। इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है साथी, जिसका नाम है, क्या बोलेंगे, चुन्नी गोस्वामी की ही आपका आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है आपका खेलते खेलते। तो किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम खेलते खेलते है? क्या है? खेलते खेलते। तो हम कहेंगे वो चुन्नू गोस्वामी है। मुझे बताएं साथी, जैसे मैं एशियन गेम्स से आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताएं भारत में कितनी बार एशियन गेम्स हुए हैं? तो जबरदस्त तरीके से सब लोगों का उत्तर आना चाहिए, सारे लोगों। बोलेंगे एक बार फटाफट से। दो 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 1951 में भैया, 1982 में। बहुत शानदार। 1951, 1982, दो बार। क्या बोलेंगे? दो बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे। क्या बोलेंगे? ताकि जो हम अपने खाने को खाते समय या हाथों को स्वच्छ रखें, इसके लिए वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है साथी आपका 15 अक्टूबर को, याद रखेंगे। कितने अक्टूबर को? 15 अक्टूबर को। स्वास्थ्य के लिए साथी 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? ये सब लोगों को पता होगा, आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या कि उसके लिए ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाते हैं 7 अप्रैल को। ये स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण डेट है। 10 अप्रैल को साथी हम मनाते हैं आपका, क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे। इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वो आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे पूछे 19 नवंबर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन अंतरराष्ट्रीय शौचालय दिवस, क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल टॉयलेट डे किस दिन मनाया जाता है? सफाई के प्रति सजग करने के लिए। और साथ ही आपका 28 मई को क्या मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मासिक धर्म दिवस। क्या बोलेंगे? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में साथी अवेयरनेस को फैलाने के लिए आपका अंतरराष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है। जापान द्वारा निम्न में से किस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया है? बोलेंगे जी, तो कहां? गंगटोक, इंफाल, दिसपुर या फिर अगरतला, या फिर अगरतला। सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे भैया? जापान द्वारा जो भारतीय शहर है इंफाल। क्या बोलेंगे? इंफाल मुझे बताओ भारत के साथ ही किस राज्य में मौजूद है? जैसे गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। असम की दिसपुर है, त्रिपुरा की साथ ही आपका अगरतला है। तो क्या बोलेंगे? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था आपका, सेकंड वर्ल्ड वॉर आप लोगों को पता होना चाहिए कब से कब तक हुआ। तो हम कहेंगे भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका आयोजित हुआ, वो हुआ 1914 से 1918। और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ आपका, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45। क्या बोलेंगे? 1939 से 45 तक। तो दो हुए आपका वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की याद में इंफाल में स्मारक बनाया गया है। इस दिन साथी ये किस बात के लिए बनाया गया? क्योंकि यहां पर आपका अमेरिका द्वारा आपका हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम फेंके गए थे, परमाणु हमले हुए थे। ये किस किस तारीख को हुए थे 1945 में? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हिरोशिमा पर तो भैया 6 अगस्त 1945 को, 1945 को। और आपका नागासाकी पर साथी आपका 9 अगस्त 1945 को। तो 2 परमाणु हमले हुए, उनकी याद में स्मारक बनाया गया इंफाल में। अच्छा, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद में भारत में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनाया गया है? कौन सा साथी मॉन्यूमेंट है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद में भारत में बनाया गया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद में बनाया गया है आपका कि वहां पर जो शहीद हुए, जो भारतीय उस युद्ध में लड़े, तो इंडिया गेट को, किसको? इंडिया गेट किस मेमोरी में बनाया गया है? प्रथम विश्व युद्ध में जो साथी आपका, क्योंकि हम उस समय आपका ब्रिटेन का एक उपनिवेश थे, तो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, तो जितने भारतीय सैनिक वहां पर साथी आपका शहादत को प्राप्त हो गए, उन सब की याद में इंडिया गेट को बनाया गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत साथियों
विद्यार्थियों का उत्तर मैं देख पा रहा हूं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर में साथी दो तरह की डिवाइस होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट का काम कौन करती है? आपका बोलेंगे इनपुट का काम भैया स्कैनर करती है। आप भी मोबाइल को क्या, आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो वो क्या करेगा? इन करेगा चीजों को, इन। और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो इनपुट डिवाइस की संख्या तो ज्यादा होती है, आउटपुट डिवाइस होती है साथ ही आपका निश्चित। तो आउटपुट डिवाइस जिनके लिए हम बोलते हैं कई बार ईआरबी है, क्या बोलेंगे? आपका ईआर उनके अंत में आता है, प्लॉटर होता है, प्लॉटर होता है, लिखा भी हुआ है वहां पर। आपका स्पीकर हो गया एक, प्रोटेक्टर हो गया आपका साथी, है ना, प्रोजेक्टर है, प्रोटेक्टर नहीं प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर हो गया आपका, मॉनिटर हो गया आपका। प्लॉटर होता है मतलब किस चीज के लिए प्रयोग होता है? ये नक्शे आदि के डिजाइन के लिए होता है, जैसे किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाना है और बड़े पेज पर नक्शा निकालना है। स्पीकर तो आउटपुट पर साथी देता ही है। अब ऐसे याद मत कर लेना ईआर के लिए ही, यहां पर देखो स्कैनर, तो वो चीज फेल हो जाएगी आपका। तो आपको याद रखना है कि ये कुछ डिवाइसेस आउटपुट है, इसके अलावा सारी डिवाइस क्या है? वो इनपुट है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपका ओएमआर सीट से। ओएमआर का फुल फॉर्म कितने लोग बताएंगे? ओएमआर का फुल फॉर्म जानते हो? एक बार बोले मन मन में। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है भैया, क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये कैसी डिवाइस है भैया? इनपुट डिवाइस है। कैसी है? इनपुट डिवाइस है। आपका बीसीआर होता है साथी, बीसीआर कैसी डिवाइस है? जैसे आप कहीं प्रोडक्ट लेने जाते हैं, कहीं से सामान खुद खरीदोगे तो ऐसे पतली पतली लाइन बनी होती है कई सारी, देखिए आपने, कोई पतली कोई मोटी। तो ये क्या होता है? बारकोड रीडर होता है। बारकोड रीडर होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है आपका। तो रीडर तो सब में आएगा, ईआर तो सभी में आएगा। जैसे आपका एमआईसीआर होता है, मैग्नेटिक इंक। मुझे बताओ एमआईसीआर का प्रयोग कहां पर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहां से इकोनॉमिक्स का भी। मैग्नेटिक इंक, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंक साथी आपका जो करेक्टर रीडर होता है, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंक, क्या बोलेंगे? आपका मैग्नेटिक इंक जो होती है आपका, इसको हम रीडर रिकॉग्निशन के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन अगर बोले तो ज्यादा सही होगा। कैरेक्टर रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें, कैरेक्टर रिकॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं, क्या बोलेंगे? रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो ज्यादा महत्वपूर्ण, या रीडर भी कई बार इस्तेमाल होता है। तो एमआईसीआर का इस्तेमाल कहां पर होता है बताएंगे भैया? बैंक चेक्स में होता है। बैंक के नीचे कभी भी देखना नंबर लिखे रहते हैं चेक के नीचे, तो जो चेक होते हैं ना बैंक चेक, वो एमआईसीआर पर ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, बाकी सारी डिवाइस भी इनपुट ही होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन हैं साथी, और मैं उम्मीद करूंगा हर अच्छा छात्र बहुत अच्छे से पढ़ के जवाब देगा। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में, कौन कौन सी श्रेणी? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। कथन 1, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर, किसको मिलाकर? प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूछ रहा है कौन सा कथन जो है साथी आपका सही है? तो केवल एक सही है, या केवल 2 सही है, या आपका 1 और 2 दोनों सही है? देखो 2 के बारे में तो सब श्योर होंगे कि मंत्रियों की जो संख्या होगी वो प्रधानमंत्री को मिलाकर के लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सही की बात पूछ रहा है, ये कथन क्या गलत है? जी भैया देखो, भारत सरकार का जो संविधान है, या जो भारत का संविधान है, वह कहता है मंत्री कितने प्रकार के होंगे? कैबिनेट मंत्री तो होते हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होंगे, और आपका साथी क्या होंगे? उपमंत्री होंगे। क्या होंगे? उपमंत्री होंगे। भारत के संविधान में 3 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है। ठीक है, जिसको बाद में संशोधित किया गया, नहीं तो मूल संविधान में तो उसके बारे में था ही नहीं। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बोलेंगे कौन किसकी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं? जो साथी एम्बेसडर होते हैं अन्य देशों में, भारत के जो आप लोग जानते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो हाई कमिश्नर होते हैं, ठीक है, उच्चायुक्त होते हैं, एक राजदूत होते हैं एम्बेसडर। क्या उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? जी हाँ, ठीक बात है। अच्छा जी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अभी रिसेंट में हमने बात की थी, जी हाँ। राज्यपाल को, जी हाँ। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी को, जी हाँ। वित्त आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति, कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग में? क्या बोलेंगे? 1 के अलावा 2 अंशकालिक और 2 पूर्णकालिक, 1+4 का इनका यहाँ पर आपका संबंध होता है। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति कभी नियुक्त नहीं करते। तो विकल्प देखें, 1 2 3, 2 3 4 5, और क्या बन जाएगा साथी आपका? 1 3 4 5 और 6, 1 3 4 5 और 6 होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया नीति आयोग के उपाध्यक्ष की फिर नियुक्ति करता कौन है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। हमने एक 1 लाइनर क्वेश्चन बनाया कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनकी जो नियुक्ति होती है वो पीएम द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और साथ ही जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म जानते हैं? थम्स अप कर दें कॉन्फिडेंस के साथ में, ताकि मुझे पता चले कि क्लास मेहनती है। क्या बोलेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है भैया। क्या बोलेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के साथ ही जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कोई दिक्कत? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है इसके बताएंगे? वर्तमान में साथी आपका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। क्या बोलेंगे? सुमन के बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं साथी, गलती नहीं करेंगे। वर्तमान में मुख्य कार्यधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कौन है आपका? तो आप कहेंगे आर सुब्रमण्यम है। कौन है? आर सुब्रमण्यम आपके भैया जी वर्तमान में कौन है? सीईओ है। कौन है? वर्तमान में सीईओ है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? अब गलत प्रश्न यहां पर होगा तो हमारा आज तक के अभ्यास का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा दोस्त। संविधान का पालन करना यह मूल कर्तव्य है, जी हां। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, और मूल कर्तव्यों की संख्या याद है ना, जो मैंने आपको बताई थी कि 11 तक याद रखना संख्या को। लेकिन पंचायतों का गठन क्या आपका मूल कर्तव्य है साथी? नहीं। पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 और आर्टिकल 40 यानी कि डीपीएसपी हो गया, क्योंकि 36 से साथी आर्टिकल 36 से 51 तक किसके तहत आते हैं? डीपीएसपी के तहत आते हैं। तो ये आपका क्या बोलेंगे भैया? मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य फिर किस आर्टिकल में आते हैं? तो आप बोलेंगे भैया मूल कर्तव्यों के लिए आपका
भाग 4 ए है, क्या है, भाग 4 ए है। और आर्टिकल कौन सा है दोस्त, आर्टिकल है साथी आपका 51 ए। मूल कर्तव्यों को जोड़ा कब गया था दोस्त, वर्ष बताना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उनको जोड़ा गया था, 1976 द्वारा उनको जोड़ा गया था, ये बात याद रख लेना। हमने ये बात भी आपको बताई थी कि रूस से प्रेरित हैं, कहां से, रूस से। अच्छा, मैंने एक डेट आपको बताई थी जब मैं पिछले सेट्स आपको करा रहा था कि मूल कर्तव्यों को साथी किस दिन लागू किया गया था। 1976 में उनको जोड़ा गया, तो लागू करने की तिथि क्या है। गजब सा उत्तर आप लोगों की तरफ से आए, जो हौसला बढ़ाए मेरा। और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी साथी क्या है आपका, क्या बोलेंगे, ये भी भैया हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य। हम लोगों को पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शुरुआत में 10 थे, 11वां 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। ये कॉमन चीजें हम आपको बता चुके हैं। देखो तुम लोगों में यही अंतर है। कुछ लोग बता रहे हैं 1977, क्या 1970 कोई तारीख है। आप लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं डेट पूछ रहा हूं, जिन साथियों ने लिखा 3 जनवरी, बहुत शाबाश। कुछ दोस्त 1977 लिख रहे हैं। 1970 क्या तारीख है, वो तो ईयर है। डेट और ईयर का डिफरेंस तो समझना होगा ना, डेट और ईयर का डिफरेंस तो समझना होगा ना। जैसे मैंने एक बार देखा, एक क्विज थी, उस क्विज में पूछा गया भारत का ऐसा कौन सा सिटी है जिसके नाम पर कोई वॉविल नहीं आता, जिसके नाम में कोई वॉविल नहीं आता, मतलब वॉविल मींस AEIOU, इस तरह से। तो एक उसमें कमेंट्स कर रखे हैं लोगों ने, किसी ने यूपी लिख रखा है, मतलब ना तो उसको वॉविल पता है AEIOU, और ना उसको सिटी और साथ ही आपका स्टेट के बीच का डिफरेंस पता है। तो ध्यान से सुनना है, उसको समझना है, उतने बुद्धू नहीं होना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोले तो डीपीएसपी किस देश से प्रेरित है, डीपीएसपी किस देश से प्रेरित है साथी हमारे संविधान में। तो निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जितने भी हैं डीपीएसपी को, उनको साथी 3 तरह से आपका डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। कौन सा, आपका सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी, एक साथी आपका गांधीयन यानी गांधीवादी, और एक लिबरल डीपीएसपी उदारवादी सिद्धांत। क्या ये बात हमने पढ़ी थी, जी भैया, 3 तरह से बांटा गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सहकारी समिति, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं साथी, सहकारी समिति, क्या वो सहकारी आप कहेंगे नहीं भैया, ये आर्टिकल 43B में आती हैं। किसमें आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपका मैंने एक मूवी देखने के लिए आप लोगों से कहा था कि देखना उसको, मंथन मूवी यूट्यूब पे, जब कभी आप फ्री रहें तो वो क्या बोलेंगे आपका, वहां पर कोऑपरेटिव्स के बारे में ही बताया गया। तो दोस्त ये क्या आपका 1946 में जोड़ी गई, नहीं भैया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो साथी आपका क्या बोलेंगे 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में जोड़ी गई। क्या बोलेंगे, 2011 में जोड़ी गई थी। तो क्या उत्तर बनेगा फिर हमारा, ये बात तो भैया गलत हो गई। तो क्या बोलेंगे आपका, कौन सा कथन, देखो ये जरूरी है सही देखना, सही पूछे या गलत पूछे, तो पूछेंगे केवल एक। क्या बोलेंगे, केवल एक। अब यहां पर हम बात करते हैं डीपीएसपी के जो 3 पार्ट्स में साथी इसको डिवाइड किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी को जो साथी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत बनने लगे हैं। अब नहीं पूछता है कि भैया आयरलैंड से हैं आपका 36 से 51, वहां के इस अनुच्छेद में है आपका, इसमें क्या है आर्टिकल 4, उस तरह के कॉमन क्वेश्चन सब करके आते हैं। पूछेगा आपका साथी जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जो समाजवादी हैं आपका सोशलिस्ट है, आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है साथी, आर्टिकल 41 है, 42 है आपका, 43 है दोस्त आपका, 43A है, किसमें, ये समाजवादी के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 47 है किसके अंदर, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं आपका। एक गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है साथी, जो गांधीवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत डीपीएसपी में कौन कौन से आते हैं। तो 38 39 हो गया आपका साथी, 40 आता है, 43 को साथी इसमें भी रखा गया है, गांधीयन में उसका कुछ पार्ट को, ठीक है। आपका 43B को किसमें रखा गया है, वो पूर्णतः गांधीवाद से समर्पित है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 47 को भी इसमें रखा गया, बचा हुआ पार्ट, यानी कि आपका 47 का बचा हुआ पार्ट, कुछ 48 के पार्ट को इसमें रखा गया। जैसे साथी उदारवादी की हम बात करते हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो उदारवादी के अंतर्गत आते हैं आपका 44 हो गया, आपका 45 हो गया, क्या हो गया 45 हो गया, 48A हो गया आपका, 48A हो गया आपका, 49 हो गया, 50 हो गया और 51 हो गया। कुछ भैया मैच क्यों करते हैं, 47 यहां भी है, 47 यहां भी है, क्योंकि उनमें दोनों में समानताएं हैं। वहां पर समाजवाद और गांधीवादी विचारधारा दोनों की बात का एक समावेश है। तो ऐसो को कभी पूछता भी नहीं, वो तो विशेष रूप से पूछेगा कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो कहीं और मौजूद नहीं है। जैसे आपका आर्टिकल 51 में क्या बताया गया, जरा बताएं। आर्टिकल 51 में क्या बताया गया है आपका साथी, सारे दोस्त बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बताया गया, पूछ लेगा आपसे, पूछ लेगा न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण जो है आपका, वो किस प्रकार का सिद्धांत है। तो हमको कहना होगा कि वो लिबरल प्रिंसिपल है, उदारवादी सिद्धांत है, ठीक है। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं। अच्छा भैया, फिर हमको यह पता होना चाहिए कोर्ट में क्लेम कब कर सकते हैं। कोर्ट में क्लेम करेंगे साथी जब आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप जाएंगे कोर्ट के, भैया मेरे ये अधिकार हैं और ये मुझसे छीने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आपसे अगर बात करते हैं समानता का, राइट टू इक्वलिटी हो गया, 14 हो गया आपका साथी। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 धर्म आपका, जाति, लिंग, वंश आपका, इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, आपसे लोक नियोजन आपके उसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, आपका 17 आपका जो अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता के आधार पर, आर्टिकल 18 उपाधियों को लेकर के साथी, और फिर आपका आर्टिकल 19 आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको लेकर के आपका। तो यानी कि आपके फंडामेंटल राइट पर कोई प्रभाव यदि डाल रहा है या आपको लगता है कि वो प्रभावित हो रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्थिक शोषण क्या साथी आपका, आर्थिक शोषण क्या आपका कहीं पर मूल अधिकार है, नहीं जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका। क्या बोलेंगे, आर्थिक शोषण अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये तो दोस्त आपका डीपीएसपी का एक भाग है। किसका, डीपीएसपी का एक भाग है। महिलाओं और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन, मैं आपसे आर्टिकल जानना चाहूंगा
कि विकल्प 3 की जो बात की गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है, बताएंगे एक बार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दोस्त ये क्या हो गया, ये तो भैया मौलिक अधिकार हो गया, आर्टिकल 21 का हनन हो जाएगा, ठीक है। तो जाएंगे काम की उपलब्धता साथी, ये भी क्या है, डीपीएसपी है। तो क्या बोलेंगे आपका सिर्फ 4 बचेगा आपका, यानी कि 1 2 3 और 5। तो किसमें न्यायालय में दावा नहीं किया सकता, 1 2 3 और 5 के अनुसार नहीं किया जा सकता, 1 2 3 और 5 के अनुसार नहीं किया सकता। लेकिन आर्टिकल 21 साथी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसके लिए आपको कोई मारने का प्रयास कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 39, बहुत सारे साथियों ने लिखा 39 है भैया, आर्टिकल 39 में बात की गई है महिलाओं और पुरुष के लिए समान वेतन। लेकिन 39 का साथी आपको पार्ट भी बताना चाहिए ना, ए की डी, तब बात बने बेहतरीन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो 5 आई इंटेलिजेंस अलाई, क्या बोलते हैं इसको, 5 देशों का एक सा संगठन है जिसको 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस कहते हैं हम। और वो कौन कौन से देश हैं, 5 देश हैं, उनको बोलते हैं ACNUA। क्या बोलेंगे, ACNUA। यानी कि ए से साथी आपका ऑस्ट्रेलिया, सी से आपका कनाडा, आपका एन से न्यूजीलैंड, क्या बोलेंगे, एन से आपका न्यूजीलैंड है साथी, सॉरी न्यूजीलैंड है आपका। कोई भी शब्द साथी यदि कभी गलत लिखता है तो उसके लिए कभी माफ करना, गलती से मैं हमेशा वर्तनी का ध्यान रखता हूँ, शब्द गलत ना लिखे। क्या बोलेंगे, न्यूजीलैंड आपका, और दोस्त आपका यूनाइटेड किंगडम और A फॉर अमेरिका। ये दरअसल में क्या है भैया, ये संगठन एक खुफिया संगठन है। क्या बोलेंगे, खुफिया संगठन है, और खुफिया तरीके से ये देश क्या है, काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, बहुत सारी चीजों को पता लगाने के लिए एक आंतरिक संगठन है जिसको स्थापित किया था इन 5 देशों ने मिलकर के आपका 2016 में। ऐसे ही साथी चर्चा में आता 9 आइज संगठन, कौन सा, 9 आइज संगठन आता है। और 9 आइज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 9 आइज संगठन आपका अभी जो 5 बताए आपका, कौन कौन से बताए, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, आपका यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। तो 5 तो यही हो गए, और प्लस में इसमें 4 कंट्रीज और हैं। क्या बोलेंगे, इसके अलावा कितनी कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज और हैं, और उन 4 कंट्रीज का नाम है नीदरलैंड आपका, क्या बोलेंगे, नीदरलैंड है भैया, आपका डेनमार्क है साथी, क्या है, डेनमार्क, नीदरलैंड के अलावा डेनमार्क है, फ्रांस है, और आपका नॉर्वे है। इन चारों देशों की राजधानी जितने लोग बता सकते हैं थम्स अप कर दें। तो नीदरलैंड की क्या है साथी, राजधानी एम्स्टर्डम है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है, फ्रांस की पेरिस है, और नाव की क्या हो जाएगी, नॉर्वे की सॉरी ओस्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओस्लो हो जाएगी। तो ये 9 आइज है, क्या है ये 9 आइज है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये दरअसल में 4 युद्ध में आप लोगों के लेकर के आया हूं। ये मराठे और आपका हैदराबाद के वर्सेज युद्ध है। हैदराबाद का कौन था आपका, हैदराबाद का पोस्ट कौन सा था, निजाम। तो हैदराबाद का निजाम जो है और आपका मराठों के बीच में युद्ध है। और इन सारे युद्धों को जीते कौन है, इनका निर्णय भी सुनिए। तो इन जीते कौन है, इसको मराठे जीते। तो आपसे कभी भी पूछे सिंदखेड़ का युद्ध किसके मध्य हुआ, उदगीर का युद्ध किसके मध्य हुआ, मोती तालाब का युद्ध किसके मध्य हुआ, या आपसे पूछ ले भोपाल का युद्ध किसके मध्य हुआ। अब बात आती है कि ये युद्ध साथी हुए कब आपका। तो सिंदखेड़ का युद्ध हुआ साथी आपका 1758 में, मराठे इसको जीतते हैं। उदगीर का युद्ध 1760 में हुआ आपका, ठीक है, मराठे जीते। मोती तालाब का युद्ध साथी आपका 1771 में हुआ, और भोपाल का युद्ध दोस्त आपका 1737 में हुआ था। क्या बोलेंगे, 1737 में हुआ था। तो क्या विकल्प बनेगा हमारा, बोलेंगे एक बार। तो हम कहेंगे भैया 2 2 4 1 और 3 बन जाएगा, 2 4 1 और 3 ऑप्शन बी बन जाएगा। क्या बोलेंगे, किस किस के बीच हुए युद्ध याद रखेंगे सारे, जी भैया याद रखेंगे, हम कभी गलती नहीं करेंगे। अब हमसे एकदम से वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाएगा, उदगीर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो भी हम करेंगे, ठीक है। किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, महाभियोग का मुकदमा, क्या वेलेस्ली पर चला साथी आपका, वेलेस्ली पर चला। वेलेस्ली को किसके लिए, कौन सी संधि के लिए जाना जाता है, सहायक संधि के लिए जाना जाता है वेलेस्ली को। किसके लिए, कि इसने भारत के शासकों के साथ सहायक संधि साथी और शासन को बढ़ाने में, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सबसे पहले हैदराबाद के साथ की, वो मैं क्रमिक तरीके से आपको बताऊंगा। क्या क्लाइव पर आपका मुकदमा चला था साथी, भैया मुकदमा चला था वॉरेन हेस्टिंग्स पर। क्यों चला था मुकदमा, तो आप बोलेंगे भैया ये चला था बंगाल का सही ढंग से शासन ना करने के कारण। बंगाल का इसने सही से जो इसको रूलर बनाया गया, सही शासन ना, तो इसने शासन किया था क्या बंगाल पर, जी भैया। क्या अंग्रेजी कंपनी की तरफ से एक शासक था, अंग्रेजी कंपनी की तरफ से एक शासक था, और इसका पोस्ट क्या था, तो आप बोलेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। क्या बोलेंगे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। आप मुझे बता सकते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किस वर्ष बना था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो पोस्ट कुछ इस तरह से थी कि पहले तो बनाया गया था बंगाल का गवर्नर, ठीक है, क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर है अंग्रेज यहीं पर शासन करने आए, तो बंगाल का पहले गवर्नर किसको बनाया गया, क्या बोलेंगे भैया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया था सबसे पहले क्लाइव को। किसको, क्लाइव को। फिर बंगाल में आपका उड़ीसा जैसे प्रांत शामिल हो गए, बिहार जैसे प्रांत शामिल हो गए, तो क्या बोलेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये पोस्ट थोड़ा बड़ा कर दिया गया, एरिया इसका बढ़ गया, तो एरिया बढ़ा तो ये बना आपका 1773 एक्ट के अनुसार। कौन, 1773 के एक्ट से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि हेस्टिंग्स, यही हमारा क्वेश्चन था कि हेस्टिंग्स जो बना वो गवर्नर जनरल बना, और किस एक्ट से बना, 1773 के एक्ट से बना। फिर बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बना था, क्या बोलेंगे, 1833 में एक आया, और विलियम जो साथी बेंटिक था, कौन, विलियम बेंटिक को बना दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत में 1857 की क्रांति हुई, तो क्रांति के बाद में इस गवर्नर जनरल को पद खत्म करके एक नया पद बनाया गया, भारत का वायसराय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी का शासन खत्म हो गया और जो ब्रिटिश क्राउन था उसने शासन अपने अधीन ले लिया। तो यहाँ पर 1858 में कौन बना था, क्या बोलेंगे, 1858 में भैया यहाँ पर कैनिंग बना था। कौन बना था, कैनिंग बना था। और फिर भारत का जो वायसराय पद था वो फिर से आपका गवर्नर जनरल बना। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था भैया कौन, आपका सब बोलेंगे माउंटबेटन बना था। लेकिन माउंटबेटन तो ब्रिटिश है, क्या ये भारतीय है, नहीं जी। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछूं स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना, जो इंडियन थे, कौन थे भैया, गांधी जी के समधी थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। क्या बोलेंगे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो
हमारा क्वेश्चन किस बात के लिए है आपका, वो था हेस्टिंग्स से। तो हेस्टिंग्स से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंगाल में जो डायरकी थी, द्वैध शासन था, उसको किसने खत्म किया। इन विकल्पों में से मुझे बताएंगे, बंगाल में साथी आपका द्वैध शासन लगाया तो किसने, आपसे पूछे जो बंगाल में डायरकी दो तरह का शासन था, क्या बोलेंगे आपका द्वैध शासन लागू किसने किया, वो क्लाइव ने किया। लेकिन द्वैध शासन को साथी डायरकी को किसने हटाया, द्वैध शासन आपका जो कि डायरकी है आपका साथी, क्या बोलेंगे डायरकी है, उसको किसने खत्म किया, तो डायरकी को खत्म किया आपका हेस्टिंग्स ने, क्या बोलेंगे हेस्टिंग्स ने। और हेस्टिंग्स जो था साथी आपका 1773 में बन गया, लेकिन इसका जो कार्यकाल था वो 1773 से लेकर के 85 था। क्या बोलेंगे, दरअसल में जनरली तो ये 1772 से 85 था, लेकिन पहले वर्ष तक वो बंगाल का बस गवर्नर रहा था 1772 से 73, फिर उसको 1773 बना दिया गया क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस दौरान इसका जो टेन्योर है वो 1773 से 1785। बता इस समय पर कौन सी बड़ी घटनाएं भारतीय इतिहास की हुई, तो 1784 में साथी एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। बहुत बार पूछी जाती है एशियाटिक सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था, किसने किया था, ये भी बताएंगे। एशियाटिक सोसाइटी का किसने बनाया था, इसको विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो जो साथी भारतीय ग्रंथ थे, भारतीय ज्ञान का जो आपका सोर्स है, इंडियन नॉलेज आपका आप जानते हैं, जो भारतीय ग्रंथ थे आपका, उनका इनको करना था क्या, ट्रांसलेशन। ये चाहते थे कि भारतीय जो ज्ञान है वो आपका यूरोप तक भी पहुंचे। तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति रहे आपका विलियम जोन्स, वो समझ गए कि भारतीय ग्रंथों में कितना ज्ञान है। और साथ ही यहीं पर आपका आया संस्कृत महाविद्यालय, इन्हीं के समय पर। मुझे बता सकते हैं आप संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की है, संस्कृत महाविद्यालय जिसकी स्थापना साथी आपका जोनाथन डंकन ने की, किसने की, जोनाथन डंकन ने की। ये किस वर्ष में हुई थी आपका, तो आप बोलेंगे भैया हेस्टिंग्स के समय पर हुई, और ये आपका 1782 में ओपन हुआ। क्या बोलेंगे, 1782 में आपका, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आपसे पूछ ले, जैसे मैंने पूछा हेस्टिंग्स पर जो साथी आपका मुकदमा लगाया वो किसने लगाया था, इस पर मुकदमा लगा था 1785 में, और बर्क ने लगाया था। क्यों लगाया था ये मैं आपको बता चुका कि उसने बंगाल का सही ढंग से शासन नहीं किया, आरोप लगे उस पर ऐसे। किसने लगाया, बर्क ने वो मुकदमा लगाया था, ठीक है, बर्क ने वो मुकदमा लगाया था, ठीक है। आगे हम सबके बारे में जानेंगे धीरे धीरे। अब आते हैं बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम कौन सा है, यानी बंगाल का पहला नवाब तो मैं आपको बता चुका पिछली कक्षा में, तो बताएंगे जरा। मुर्शिद कुली खां क्या बंगाल का पहला नवाब था, जी भैया आपका, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खान, फिर अलीवर्दी, एकदम से सही क्रम है। मुर्शिद कुली खां का साथी क्रम आपको याद रख लेना कि ये 1717 में आपका 27 तक ये बंगाल का क्या बना आपका, क्या बोलेंगे मुर्शिद कुली खां। किसके बाद में औरंगजेब ने इसको पोस्टिंग दी थी, दीवान उसी ने बनाया था, उसके बाद में इसने स्वतंत्र कर लिया खुद को, तो मुर्शिद कुली खां हो गया। और मुर्शिद कुली खां के बाद में 1727 से 39 तक सुजाउद्दीन खान रहा, और सुजाउद्दीन खान के बाद में साथी सरफराज खान जो कि आपका 1739 से लेकर के 1740 तक रहा। अलीवर्दी खान जो कि साथी आपका 1740 से 56 तक रहा। इसके बाद में आप लोगों को पता ही होना चाहिए, अलीवर्दी खान के बाद में कौन आया था भैया, सिराजुद्दौला आया था। कल मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला भी 1 वर्ष तक ही रहा। कल हमने कहां पर बात की थी सिराजुद्दौला की, तो आप कहेंगे भैया सिराजुद्दौला की बात हमने की थी कौन से वॉर में, तो हम कहेंगे प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया, यानी कि उस अगले वर्ष कौन था आपका, सिराजुद्दौला ही गद्दी पर था, ठीक है। तो ये बंगाल के शासकों का एक क्रम है जो आपको पता होना चाहिए हमेशा। इसके अलावा मैं आप लोगों से और कोई उम्मीद नहीं करता कि आप इसके अलावा और कुछ याद करें, ठीक है, लेकिन जो उम्मीद करता हूं वो आपको याद करना होगा। सिख गुरुओं का सही कालक्रम कौन सा है, सिखों के कुल कितने गुरु हुए साथी, आपका 10 गुरु हुए। 10वें गुरु गोविंद सिंह है, और पहले गुरु नानक देव थे, तो गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद हो सकता है यहाँ भी करनी, गुरु गोविंद सिंह, ये क्रम तो गलत हो गया। गुरु गोविंद सिंह शुरुआत में, अंतिम है ये, तो शुरू में तो हो ही नहीं सकते। तो क्या बोलेंगे भैया, गुरु नानक देव कौन से गुरु थे, ये पहले गुरु हैं आपका। गुरु अंगद देव की बात करें, ये दूसरे गुरु थे आपका, क्या बोलेंगे। और आपका क्या बोलेंगे फिर आपका गुरु हरगोविंद, ये कौन से गुरु थे, छठे गुरु थे। और गुरु हरगोविंद आपका साथी क्या बोलेंगे, वो गुरु हरगोविंद के बाद में गुरु गोविंद सिंह वो 10वें गुरु हैं। तो ये क्रम एकदम से सही हो जाएगा। अब साथी हम सिख गुरुओं की बात करते हैं। सिख गुरुओं की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पहले गुरु कौन थे, क्या बोलेंगे, पहले गुरु कौन है भैया, वो गुरु नानक देव हैं। कौन है, गुरु नानक देव जी हैं, क्या बोलेंगे, गुरु नानक देव जी हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है बता सकते हैं आप, गुरु नानक देव जी की साथी जो बुक है उसका क्या नाम है, इनकी बुक का नाम है, एक भक्ति के ऊपर पुस्तक लिखी है इन्होंने, जपू जी। बहुत पूछी जाती है कि जपू जी पुस्तक के लेखक कौन है। इन्होंने ही साथी क्या किया था, नानक देव जी ने ही जो लंगर व्यवस्था है, जो खाना खिलाया जाता है आपका, लंगर व्यवस्था को शुरू किया, ठीक है। बाद में बाकी ये आपका परमानेंट तो बाद में हुई, लेकिन शुरू किसने किया ये महत्वपूर्ण है। तो गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था को शुरू किया, ये याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो आपका गुरु अंगद देव आए, उन्होंने क्या कर दिया था, गुरु अंगद देव ने क्या कर दिया था, जो लंगर व्यवस्था थी उसको साथी स्थायी कर दिया था कि हमेशा रहेगी, भूखों को खाना हमेशा खिलाया जाएगा। गुरु रामदास जी को किस लिए जाना जाता है, गुरु रामदास जी कौन से नंबर के गुरु थे बताएंगे जरा। इन्होंने अमृतसर में जो साथी आपका, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव रखी, उसके लिए इनको जाना जाता है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर को स्थापित कौन से गुरुजी ने किया था, तो गुरु रामदेव थे। गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे, बोलेंगे अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे, जो मैंने आपको बताया था जहांगीर ने इनको फांसी कराई। तो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है आपका आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना के लिए किनको जाना जाता है, आपका अर्जुन देव को जाना जाता है। मुझे बताओ गुरु तेग बहादुर जी कौन से नंबर के गुरु हैं, तो तेग बहादुर और अर्जुन देव सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि भैया 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और अर्जुन देव जो है आपका वो 5वें गुरु थे। तो तेग बहादुर जी को जाना जाता है आनंदपुर साहिब की स्थापना के लिए। आनंदपुर साहिब जिससे हमारा आज भी क्वेश्चन था कि वहां पर आपका क्या है, एक क्या बना हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है, संग्रहालय बना हुआ है, आनंदपुर साहिब की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है।
अच्छा मुझे बताएं, सिखों के जो 9वें गुरु थे उनकी हत्या किसने करवाई थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? और बहुत उनको प्रताड़ित किया गया इस बात के लिए कि क्योंकि उन्होंने क्या किया कि भाई जो कश्मीरी पंडित थे आपका, जो कश्मीरी हिंदू थे, उनकी मदद की उन्होंने वहां जाकर के। जब औरंगजेब के विद्रोह के विरुद्ध, तो उन लोगों ने कह दिया कि भाई आप एक स्टेटमेंट दे देना औरंगजेब से, ये कह देना कि औरंगजेब यदि आपका गुरु तेग बहादुर को आपका इस्लाम की तरफ भेज सकते हैं तो फिर हम सब भी आने को तैयार हैं। तो उनको बड़ा प्रताड़ित किया गया। जो आपका शीशगंज गुरुद्वारा है वहां पर उनका शीश काट दिया गया इस बात के लिए कि तुमको इस्लाम स्वीकार करना होगा, तो उन्होंने नहीं किया। तो क्या बोलेंगे, आपका गुरु तेग बहादुर ये कौन से गुरु बने थे? ये आपका 9वें गुरु हैं, और इसीलिए इनकी हत्या किसने कराई? औरंगजेब ने कराई। क्या बोलेंगे? औरंगजेब ने इनकी हत्या कराई थी। क्या बोलेंगे? औरंगजेब ने हत्या करा दी। किस वजह से आपका? तो आप कहेंगे कश्मीरी हिंदुओं का पक्ष लेने के कारण तेग बहादुर जी की हत्या हुई। और इन्हीं की याद में कौन सा गुरुद्वारा है? क्या बोलेंगे? शीशगंज गुरुद्वारा इनकी शहादत को याद दिलाता है। कौन सा? शीशगंज जो साथी गुरुद्वारा है आपका, शीशगंज गुरुद्वारा इनकी शहादत को दोस्त क्या है? याद दिलाता है। ठीक है, ये मराठाओं से एक और प्रश्न है हमारा। दरअसल में क्या हुआ, मराठाओं को एकजुट रखने के पीछे जो कारण था, मराठाओं की जो एकजुटता का कारण था कि सारे मराठे एक जगह थे, उनकी एकजुटता का कारण था सबसे बड़ा नाना फडणवीस। कौन थे? नाना फडणवीस कौन थे? याद रख लेना। मराठाओं को किसने एकजुट करके रखा था? तो आप कहेंगे नाना फडणवीस ने एकजुट करके रखा था। लेकिन जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई सन 1800 में, तो मराठा बिखर गए और उनकी क्या थी, जो शाखाएं थी वो अलग अलग हो गई। तो जैसे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपने देखा होगा, तो जो सिंधिया फैमिली है आपका, वो कहां से बिलोंग करती है? वो आपका सिंधिया परिवार, वो ग्वालियर से उसका संबंध हो गया। जो गायकवाड़ थे साथी आपका, क्या बोलेंगे? जो गायकवाड़ थे वो बड़ौदा से संबंध रखते हैं आपका। जो होलकर हैं उनका संबंध है आपका इंदौर से। और जो भोसले परिवार था उसका संबंध हो गया कहां से? नागपुर से। तो ये सब अलग अलग हो गए। क्या हो गए? इन लोगों ने खुद को अलग अलग कर लिया। तो क्या विकल्प बनेगा आपका? 4-3-4-3-1-2 बन जाएगा। 4-3-1-2 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा साथी? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्राप्त किए जाने से संबंध था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को साथी हमारे देश में कब शुरू किया गया? क्या बोलेंगे? 1792 में सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। क्या बोलेंगे? 1792 में इसकी शुरुआत मिलती है, कुछ लक्षण मिलते हैं साथी। लेकिन इसको जो फाइनली आपका मैदान पर लाया गया, वो लाया गया 1820 में। 1820 में। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है साथी, उसको कहां से शुरू किया गया? बारामहल तमिलनाडु से शुरू किया गया। कहां से? बारामहल तमिलनाडु से ये शुरू हुई थी। कहां से? बारामहल तमिलनाडु से ये शुरू हुई। 1820 में क्या कर दिया गया? फिर इसको लागू कर दिया गया। और भारत के कितने क्षेत्र पर? आपका 51% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू हुई। 51 क्षेत्र पर लागू हुई। और यह दरअसल में क्या थी? सब आपका लगान वसूलने की एक स्कीमें थी। कार्नवालिस को साथी किसके लिए जाना जाता है? आपका स्थायी बंदोबस्त के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका स्थायी बंदोबस्त कब आया था? स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 में आया था। इसने कहा था कि जो भी किसानों से वसूल होता है उसका 90% जो है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी, और 10% जो वसूलने वाला आपका जमींदार है वो उसको रखेगा। ठीक है, यानी 100 रुपए अगर लगान के वसूले गए तो 90 रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी के होंगे और 10 रुपए जमींदार के होंगे जो वसूल करने वाला होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कार्नवालिस का रैयतवाड़ी से कोई संबंध नहीं है, ना लेना देना है। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो को इसके प्रणेता माना जाता है। दोनों के दोनों को ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, आगे आएंगे। निम्न में से किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? ये भी साथी लगान वसूलने की एक स्कीम थी। लगान वसूलने की इस स्कीम को महलवाड़ी, मतलब इसमें महल नाम दे दिया गया पूरे गांव को। इसमें जो गांव था उस पूरे गांव को कहने जाने लगा कि एक महल है। क्या बोलेंगे? महल संख्या 1, महल संख्या 2, ऐसे पूरा गांव महल कर दिया उन्होंने। महल का मतलब ऐसे नहीं पैलेस बना दिया, बस उसको महल नाम दे दिया। और वहां पर जो ड्यूटीज दे दी कि भैया जो राजस्व इकट्ठा करेगा वो करेगा, दायित्व किसको दे दिया? गांव के मुखिया को। गांव के मुखिया जो था होता था आपका, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करे अपनी तरफ से, उसी मुखिया की ड्यूटीज थी कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम किसको दे दिया गया था? ये गांव के मुखिया को दे दिया गया था। किसमें? आपका महलवाड़ी बंदोबस्त में। कब लागू हुआ था महलवाड़ी बंदोबस्त आपका बंगाल में साथी? 1822 में। ये क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। 1822 में इसको साथी आपका इंपोज कर दिया गया। कहां पर? बंगाल में। और इसके लिए किसको जाना जाता है? हाल्ट मैकेंजी को जाना जाता है। किसको? हाल्ट मैकेंजी को। हाल्ट मैकेंजी को। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हम लोग जानते हैं दोस्त, 1857 का एक विद्रोह हुआ हमारे देश में, बड़ा विद्रोह हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हिला दिया, लेकिन एकजुट ना होने के कारण वो आपका विफल रहा था, क्योंकि उसमें एकजुटता नहीं थी, एक फिक्स डेट नहीं थी किस दिन आंदोलन होगा। और उससे पहले भी भारत में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, तो उन किसान आंदोलनों से जो बनने वाले प्रश्न है वो कक्षा में आपके सामने है। तो एक साथी संथाल विद्रोह हुआ आपका झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में। कब हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये है, 1855 में हुआ। तो सिद्धू और कान्हू कौन थे? उसके प्रणेता थे, उसके नेतृत्व थे। ये आपका मामा बुआ के लड़के थे। दो अन्य थे आपका चांद और भैरव। क्या बोलेंगे? चांद और आपका भैरव। चांद और भैरव भी थे, ये भी याद रखेंगे। कौन चार लोग थे? ज्यादातर तो चारों का नाम देके ही पूछता है। और कहां पर ये आपका संथाल जाति जब निवास करती थी? झारखंड पहाड़ी स्थलों में। और ईस्ट इंडिया कंपनी से ये लोग लड़ गए थे। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था किसानों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आपका आंदोलन है जो 1857 की क्रांति से पहले हुआ? तो विकल्प में आपको मिलेगा संथाल। एक चीज और लिख लेना, संथाल विद्रोह को हम हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। हूल है बड़ा ऊ और ले, हूल। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहां पर किसान विद्रोह लिखे हुए हैं साथी आपके। भीलों का विद्रोह है आपका, उड़ीसा में हुआ। गोंडो तथा खोंडो का विद्रोह, ये भी किसानों का विद्रोह है। वेलुपंथी का विद्रोह है आपका, और रामोसी विद्रोह है। यानी संबंधित राज्य पूछे हैं। क्या पूछे हैं? संबंधित राज्य पूछे हैं। तो भीलों का विद्रोह साथी कहां पर हुआ था आपका? भीलों का विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भीलों का विद्रोह आपसे पूछे कि ये कब हुआ था साथी आपका, तो हम बोलेंगे 1818 में। 1818 में। और इसका एक प्रभाव हमको देखने में कहां पर मिला? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त याद रखेंगे साथी राजस्थान में भी एक प्रभाव इसका देखने को मिलता है। गोंड एक जनजाति है साथी आपका, 1836 में
1836-37 में इन्होंने भी साथी आपका विद्रोह किया, और किसके खिलाफ किया आपका, ये इन्होंने उड़ीसा में किया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। वेलुपंथी का विद्रोह पूछे 1808 से लेकर के 9 तक चलने वाला एक विद्रोह था, और ये कहां पर हुआ था दोस्त आपका, क्या बोलेंगे, ये विद्रोह हुआ आपका त्रावणकोर यानी कि केरल स्थान पर। कहां पर, त्रावणकोर कौन है आपका, केरल, क्या बोलेंगे, केरल में। और रामोसी विद्रोह कहां पर हुआ साथी, पश्चिमी घाट पर हुआ। और रामोसी विद्रोह जो होता है आपका वो होता है 1822 से लेकर के 29 तक। इसके नेता पूछे जाते हैं, रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे, तो आप लोगों को याद रखना, इसके नेता थे आपका चित्तर सिंह, क्या बोलोगे, चित्तर सिंह इसके नेता थे, जो इसके मुख्य नेता थे। और भीलों के जो विद्रोह के नेता थे वो थे आपका गोविंद सिंह, कौन थे, गोविंद सिंह किसके नेता थे साथी, वो आपका भीलों के विद्रोह के नेता थे। तो कौन सा विकल्प बनेगा बोलेंगे जरा, तीन तीन साथी आपका, 3 3 4 3 4 1 2, 3 4 1 2 बोलेंगे जी एक बार, 3 4 1 2, 3 4 1 2, नहीं जी क्या गलती हुई हमसे, 3 4 1 2 बोलेंगे एक बार, सॉरी क्या बोलेंगे आपका, 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी एकदम से सही है, ऑप्शन बी एकदम से सही है। निम्न में से कौन सा कथन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में सही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है, क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप बोलते हैं, जी भैया बोलते हैं उसको। इसे प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है, जी भैया जाना जाता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाते हैं, द्वीपीय ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जी भैया इसको ऐसा भी बोलते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया जो आपका, जिसको हमने नाम दिया आपका ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे भैया, इसको ओशेनिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि ओशन से घिरा हुआ है तो ओशेनिया, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अच्छा ये सबसे छोटा महाद्वीप है, तो कौन से नंबर पर आएगा बताएंगे, कल मैंने आपको बताया था भैया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यही है, सबसे छोटा महाद्वीप यही है, क्या बोलेंगे, सबसे छोटा महाद्वीप यही है, और इसी को हम आपका महाद्वीपों का देश कहते हैं, क्या देश बोलते हैं, महाद्वीपों का देश बोलते हैं, द कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंट्स इसको कहा जाता है। यहाँ पर साथी एक टोरेंस जलडमरू मध्य आपको याद रखना है, टोरेंस जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य समझते हैं, जो दो आपका स्थलों का जलडमरू मध्य, ये किस किस के बीच में मौजूद है, दो देशों के बीच में आपका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरा द्वीप कौन सा है, न्यू गिनी, क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कौन सा मौजूद है आपका, वो टोरेंस जलडमरू मध्य है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो हम बोलेंगे भैया न्यूजीलैंड हो गया हमारा, न्यूजीलैंड तो लिखा ही हुआ है आपका, फिजी है, फिजी देश किसके अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक साथी आपका पपुआ न्यू गिनी है आपका, पपुआ न्यू गिनी जैसे देश किस में आते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। टोंगा आपका, क्या बोलेंगे, टोंगा देश जैसे पलाऊ जैसी कंट्री कहां पर आती है, वो ऑस्ट्रेलिया में आती है, ठीक है। आगे ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इनमें सही कथन की पहचान कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर जो उसका आपका ईस्टर्न कोस्ट है, उसके जो पैरेलल है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइड रेंज साथी एक पर्वत श्रृंखला है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेट डिवाइड जो पर्वत श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, पहला प्रश्न तो ये, जी भैया ग्रेट डिवाइड रेंज कहां मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में किस साइड पर है आपका, तो हम बोलेंगे पूर्वी तट के समानांतर है, जी भैया एकदम से सही बात है, दक्षिण पूर्वी तट भी बोले तो भी गलत नहीं होगा। कोसी उसको ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जी भैया 2200 मीटर का है लगभग आपका। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, ये तो बड़ा कॉमन, तीसरे पर सबकी निगाहें होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो साथी आपका, ऑस्ट्रेलिया जो दोस्त आपका महाद्वीप है, उसमें आप बोलेंगे इसका कह रहा है नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो किधर है कोरल रीफ, तो आप सारे लोग कहेंगे कि हम अक्सर भैया आपने ही हमें क्लास में बताया था जब मैंने कोरल रीफ के बारे में आपसे क्वेश्चन लेके आया था। कोरल रीफ कहां पर है, कोरल रीफ साथी यहां पर मौजूद है, यानी कि पूर्वी तट पर मौजूद है, ना कि पश्चिमी पर। क्या बोलेंगे, किधर है भैया, ईस्टर्न कोस्ट पर है, पूर्वी तट पर मौजूद है। तो ये क्या होगी, गलत हो गया आपका। तो 1 और 2 सही होंगे, 1 और 2 सही होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। इस तरह के प्रश्नों के लिए साथी हमको एक समय भी चाहिए और आपको कम से कम मैप की नॉलेज होनी चाहिए। और मैं सोच रहा हूं, मेरे मन में कुछ कक्षाएं चल रही हैं, इसी वक्त वो कक्षाएं आई हैं, मेरा मन कर रहा है, अभी तो नहीं, रिसेंट कुछ दिन हम रुकेंगे अभी, हालांकि क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत नहीं पूछे जाते एसएससी के एग्जाम्स में या कहीं, लेकिन आपकी समझ को विकसित करने के लिए मैप के माध्यम से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ें और समझें। और महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि दोस्त समझना मेरी बात को, कि आप अपना कोई टारगेट अभी तो रख लें कि आपको परीक्षा पास करनी है, लेकिन अपना अंतिम टारगेट ना बनाएं। बहुत औसत छात्रों ने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हमारे देश में पास की हैं और उसके बहुत सारे उदाहरण साथी हैं। आपको आज अगर लगता हो ना कि आप एक कमजोर छात्र हैं, तो कमजोर छात्रों ने यूपीएससी तक का सफर तय किया है, लेकिन किससे, एक लगन से, एक मेहनत से, एक सतत परिश्रम से। अगर आप उसको कर सकते हैं तो आप अगर निरंतर सीखेंगे तो आप उसके लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी सीपीएम नहीं पूछे जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन, जितने कॉमन प्रश्नों को बनने की संभावना वो सब इनको इस सेट पर मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल है, तो इसमें साथी 4 देश आते हैं। आपका डेनमार्क है क्या शामिल, जी हाँ, इन सब की राजधानी बताना। फिनलैंड क्या शामिल है साथी, बोलेंगे भैया फिनलैंड शामिल नहीं है। नॉर्वे शामिल है, स्वीडन शामिल है, और चौथा देश है आइसलैंड। मैं इन चारों की साथी आपसे 4 क्या 5 की राजधानी बता दीजिए। आइसलैंड भी शामिल है। ये कौन से हैं, यूरोप में साथी, आप लोगों को पता होगा यूरोप से सीमाएं लगती हैं उत्तरी सागर की, किसकी, उत्तरी सागर जो नॉर्दर्न सी है। तो यूरोप में उत्तरी सागर के जो नजदीक के देश हैं, उत्तरी सागर के जो साथी नियर बाई कंट्रीज हैं, उत्तरी सागर के जो नजदीक देश हैं, उनको हम बोलते हैं आपका क्या, स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। और ये चारों के चारों साथी किसमें आएंगे आपका, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम और आइसलैंड की राजधानी, इसमें शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, रेकजविक है। क्या है, रेकजविक कैपिटल इसकी है। फिनलैंड की क्या है साथी, आपका हेलसिंकी है। क्या है, फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। क्या बोलेंगे, हेलसिंकी है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज याद रखेंगे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से महाद्वीप में है, ये भी याद रखना है। तो हम बोलेंगे भैया यूरोप में शामिल है, हम गलती नहीं करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हैं जो लैटिन अमेरिका में शामिल हैं? लैटिन अमेरिका में भैया उन क्षेत्रों को हम शामिल करते हैं जो लैटिन भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं। लैटिन आप देखते होंगे, इस कई बार आप लोगों को कुछ शब्द लिखाए जाते हैं तो बोले जाते हैं इस शब्द का जन्म लैटिन भाषा से हुआ है। तो लैटिन भाषा दुनिया में प्रमुख भाषा रही है और लैटिन भाषा के लिए पूछ रहा है कि साथी आपका कौन से उसमें शामिल है? क्या साउथ अमेरिका, क्या सेंट्रल अमेरिका, जो मैक्सिको है और वेस्ट इंडीज है, तो हम कहेंगे ये सभी शामिल हैं। ये सभी देश वो हैं। तो आज के बाद आपको पता रहना चाहिए कि लैटिन में कौन कौन से हैं। आपका अमेरिका और साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये किसके आता है? लैटिन के अंतर्गत आता है। मानचित्र अध्ययन आप करते हैं, आप बहुत सारे तरह के मैप्स होंगे, आप में से स्टूडेंट के पास भी बहुत सारे मैप होंगे। तो अंतर्गत बहुत सारे एक मैप ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट को, सिटीज को, शहरों को, गांवों को और विश्व के विभिन्न देशों को, राज्यों को, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले बॉर्डर्स दिखाए जाते हैं कि स्टेट बॉर्डर है, ये सिटी का बॉर्डर है। तो इस तरह के मैप्स को हम क्या बोलते हैं? क्या थीमेटिक मैप उनको हम बोलते हैं? नहीं जी भैया, ऐसे मैप को जिसमें आपका नगर, शहर और राज्य दिखाई जाए उसको राजनीतिक मैप कहते हैं। फिजिकल मैप्स वो होते हैं साथी जिसमें आपका क्या बोलेंगे भैया, माउंटेन्स को, पर्वत श्रृंखलाओं को, किसको? माउंटेन्स को, आपका रिवर्स को, यानी कि नदियों को, झीलों को, यानी कि जो आपका भौगोलिक चीजें हैं, भौगोलिक चीजों को किसमें दर्शाया जाता है? फिजिकल मैप में। थीमेटिक मैप में क्या दर्शाया जाता है साथी? रोड्स, कई बार रोड्स वाले मैप आप देखेंगे, सड़क वाले। पॉपुलेशन को, जनसंख्या को दर्शाया जाता है आपका। कभी आप देखेंगे कि भैया गर्मी वाले क्षेत्र दर्शा दिए, पॉपुलेशन को, आपका क्लाइमेट को दर्शाने वाले, ये आपका कैसे मैप होते हैं? यानी सड़क, जनसंख्या और आपका मौसम आदि को दर्शाने वाले थीमेटिक। भौतिक में आपका साथी क्या आएंगी? आपका भौतिक में क्या आती हैं आपका? तो आप कहेंगे भैया वहां पर हमारी चीजें आएंगी कौन सी? भौतिक में हमारी आ जाएंगी जो हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, नदियां, झील और भी चीजें आप सोच सकते हैं, पहाड़ियां जैसी चीजें, ठीक है, आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि कुछ लाइंस और होती हैं। मुझे बताओ मानचित्र कला को पहले तो क्या कहते हैं? मानचित्र कला को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो मानचित्र कला को हम बोलते हैं दोस्त आपका क्या? कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं दोस्त? कार्टोग्राफी इसको कहते हैं। और साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी लाइन होती है? एक होती है जो ब्लू लाइन होती है, नीली लाइन किसको दर्शाती है? या इस पर जो नीला कलर है, कलर भी हम बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे आपका? लाइंस और कलर्स। क्या बोलेंगे? लाइंस और कलर्स ऑन मैप। नीला किसको दर्शाएगा भैया? नीला दर्शाता है आपका जल रिलेटेड, जैसे नदियां हो गई, जल हो गए, जलाशय हो गए, आपका समुद्र हो गया। भूरा बताएंगे साथी, ब्राउन कलर किस लिए इस्तेमाल होता है? वो होता है आपका समोच्च स्थानों के लिए, जो कंटूर लाइंस होती हैं, समोच्च रेखाओं के लिए, आपका ऊंचाइयों के लिए, ऊंचाइयों को दर्शाता है आपका। क्या बोलेंगे इसको? कंटूर लाइंस बोलें या हाइट बोल दें, कंटूर लाइंस को दर्शाता है जो ऊंची स्तर की रेखाएं हैं। भूरा रंग, मुझे बताओ लाल रंग किसके लिए है साथी? रेड कलर किसके लिए है? वो सड़कों के लिए होता है। किसके लिए? सड़क, घर, इनके लिए इस्तेमाल होता है आपका। काला रंग किसके लिए इस्तेमाल होता है मैप पर? वो आपका रेलवे लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, रेलवे मार्ग को दर्शाने के लिए। क्या बोलेंगे? ये आपका रोड, आपका रोड को दर्शाने के लिए। हरा रंग किसके लिए होता है? ग्रीन कलर होता है फॉरेस्ट के लिए, आपका जो आपकी वनस्पति हैं जितनी भी, उन सभी के लिए इस्तेमाल होता है। और जैसे साथी आपका पीला रंग होता है, तो आपसे पूछ लेगा भारत के नक्शे पर या किसी भी दुनिया के नक्शे पर दर्ज करने के लिए, अगर यदि हमको एग्रीकल्चर को मार्क करना है तो वो किस रंग से मार्क कर मिलेगा हमको? यानी कृषि क्षेत्र हमको किस रंग से मार्क मिलता है? तो वो येलो कलर से मिलेगा। किससे? येलो कलर से मिलेगा। उसमें से जैसे नीला और हरा, ये तो हम जानते ही हैं। अब आते इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो दर एक ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं। तो क्या ये बात है? जो आपके बाकी के बैंक हैं, रिजर्व बैंक से जिस रेट पर पैसा लेते हैं उसको हम रेपो रेट कहते हैं। जी भैया, ये सही बात है एकदम से, वही रेपो रेट की डेफिनेशन है। किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का अभिप्राय है, गिनी गुणांक का मान एक है तो वो कहता है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की जो आय है वो पूर्णतः समान है। नहीं जी, गुणांक यदि एक मान आ रहा है तो वो बताएगा कि इस जनता, जो देश है, इसमें जो जनता है उसकी जो आपका इनकम है, जो उसकी प्रत्येक क्या है, पर कैपिटा इनकम जो है वो असमान है। तो भैया समानता के लिए कौन सी संख्या होती है? तो समानता के लिए गुणी गुणांक 0 होना चाहिए। क्या बोलेंगे? समानता के लिए क्या होना चाहिए? आय समान होने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आय समानता के लिए, इनकम इक्वलिटी के लिए साथी आपका जो गिनी गुणांक है, गिनी गुणांक के बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया, गिनी गुणांक का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लिखें सारे साथी कि इनकम इक्वलिटी के लिए गिनी गुणांक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये बात क्या है? आपका गलत है। तो कौन सा कथन सही होगा? सिर्फ आपका केवल एक सही होगा। क्या बोलेंगे? एक सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप, यानी बैंकों को जो वो पैसा देता है उसकी दर यदि कम हो जाए तो इससे क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका स्टेटमेंट सीधा सीधा सा है कि बाजार की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तब वहां पर क्या होता है? आपका निवेश बढ़ जाते हैं। क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी बढ़ जाती है क्योंकि लोग पैसा उठा लेते हैं। निष्पादन बजट की अवधारणाएं ली गई हैं कहां से? निष्पादन बजट की जो अवधारणाएं हैं वो कहां से ली गई हैं? जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? दोस्त, दुनिया में पहली बार यूएसए ने 1949 में, क्या बोलेंगे, 1949 में हुबर, इनके यहाँ पर कमीशन था, हुबर कमीशन की सिफारिश पर लागू, हुबर कमीशन की सिफारिश पर आपका लागू किया था निष्पादन बजट को। और किस क्षेत्र में दोस्त? याद रख लेना, इसको इन्होंने अप्लाई किया कृषि के क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र के लिए? कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए निष्पादन बजट को। अच्छा, भारत ने इसको कब लागू लिया? क्या बोलेंगे? भारत में ये लागू हुआ था साथी आपका 1969 में। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आपका जो रिकमेंडेशन थी आपका प्रशासनिक, लिखेंगे प्रशासनिक आयोग की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? प्रशासनिक आयोग की सिफारिश पर इसको भारत में फिर लागू किया गया, प्रशासनिक आयोग की सिफारिश पर। तो आपसे पूछे निष्पादन बजट भारत में कब लागू हुआ? तो हम बोलेंगे 1969। किसने? आपका साथी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ने उसको आपका लागू कराया, प्रशासनिक आयोग ने। निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे साथी हमने जीएसटी को पढ़ा था, ऐसे इनकम टैक्स को भी हमने पढ़ा था। यह एक प्रगतिशील कर है,
क्या इनकम टैक्स को साथी राज्य सरकार इकट्ठा करती है? नहीं जी, इसको केंद्र सरकार इकट्ठा करती है। कौन? राज्य सरकार नहीं, इसको भैया केंद्र सरकार इकट्ठा करती है। और केंद्र सरकार इकट्ठा करके क्या करती है, फिर राज्यों में इसको, जो स्टेट्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उसी क्या बोलेंगे, राज्यों में इसको फिर क्या कर दिया जाता है, राज्यों में इसको वितरित कर दिया जाता है, इसका वितरण कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह एक अनुपातिक कर है क्या साथी? क्या ये आपका एक अनुपात से लगने वाला कर है? नहीं जी, यह एक अनुपातिक नहीं, क्या बोलेंगे, ये एक आपका आरोपित कर है, जिसको जनता के हर व्यक्ति को साथी जो एक आपका लेवल से ऊपर की कमाई करता है देना चाहिए। तो इसको ऐसे ही करो को हम बोलते हैं संग्रहित कर। क्या बोलते हैं? संग्रहित कर। ठीक है, संग्रहित कर बोलते हैं। तो क्या ये एक प्रगतिशील कर है? जी हाँ। देखो, प्रगतिशील कर का मतलब है कि जैसे जैसे आय बढ़े वैसे वैसे टैक्स बढ़े। तो आय बढ़ने के साथ साथ आपसे कभी पूछ ले प्रगतिशील कर का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे आय बढ़ने के साथ कर में, टैक्सेशन में जो बढ़ोतरी होती है, आय बढ़ने के साथ साथी जो आपका टैक्स बढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम आपका प्रगतिशील कर कहते हैं। तो क्या होंगे इसमें, कितने कथन सही हैं? तो हमारा आंसर आएगा भैया केवल 2 सही हैं। और जीएसटी कैसा टैक्स है मैं आपसे पूछूं? जीएसटी साथी कैसा टैक्स है अगर मैं आपसे जानना चाहूं, बता सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? चुंबक के बारे में कथन है। पहले तो मुझे बताइए चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? कॉमन सा प्रश्न। तो आप बोलेंगे भैया उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? नॉर्थ और साउथ होता है। एक चुंबक को बीच से तोड़ दे तो साथी तब भी उसमें क्या हो जाते हैं, 2 ध्रुव फिर से बन जाएंगे। 2 ध्रुव फिर से बन जाते हैं नॉर्थ और साउथ। ठीक है, कहीं से भी तोड़ो एक चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होंगे, नॉर्थ और साउथ होते हैं। तो किसी चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी कि इसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका एक प्रभाव होता है जो लोहे को चिपकाता है जैसे, तो एक लूप बनाती हैं क्या? जी, एक लूप बनाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कैसे बोलेंगे भैया, जैसे ये एक चुंबक है और इसकी जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो कभी भी दोस्त एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्या बोलेंगे? एक दूसरे को कट करके नहीं जाती हैं, कभी नहीं जाएंगी। ठीक है, आपका कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। आपका क्या बोलेंगे भैया? कभी भी कट नहीं करती। अधिक क्षेत्र रेखाओं की संख्या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रकट करती है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा बल रेखाएं वो उसके चुंबक को प्रभाव को दर्शाएंगे। अगर ज्यादा रेखाएं हैं तो इसका मतलब कैसी चुंबक है भैया? चुंबक फिर प्रभावशाली है। क्या है? चुंबक फिर प्रभावशाली है, बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं तो कभी नहीं। क्या बोलेंगे भैया? चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और आपका दोस्त कहां पर? दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। किधर जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो ट्रांसफार्मर है साथी वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है। जी भैया, आपसे पूछे आपके गली मोहल्ले सब जगह ट्रांसफार्मर लगे होंगे, किस प्रिंसिपल पर है? आपका म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कम दूरियों तक विद्युत ऊर्जा वितरित करने के लिए किया जाता नहीं भैया, कितने कितने किलोमीटर तक बिजली ट्रांसफार्मर्स के माध्यम से भेजी जाती है। तो ट्रांसफार्मर हमेशा किसके लिए होता है? बड़ी दूरियों के लिए होता है। क्या बोलेंगे? बड़ी दूरियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कम दूरियों के लिए। तो क्या होगा? केवल एक ठीक होगा। तो दोस्त मुझे बताओ ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? मैं आपसे पूछ लूं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साथी आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है साथी आपका स्टेप डाउन। जितने बच्चे गांव से हैं वो जानते होंगे कि भैया कितने कितने लाइन बोलते हैं ना, कितने की लाइन आपके यहाँ से निकल रही है। बिजली के तार बड़े वाली लाइन होती है, एक तो बोलते 33,000 की, आपका साथी आपका 11,000 की लाइन होती है, 55,000 की लाइन होती है। भारत में तो 1.1 का मल्टीपल ही होता है, तो लाइन हमेशा ऐसे ही होती है भाई। आपका 33,000 की लाइन हो जाएगी, 1 लाख आपका 10,000 की लाइन हो जाएगी, क्योंकि वो VRMS वैल्यू जब आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में वो 1.1 करके ही आती है, तो उसके मल्टीपल होते हैं। स्टेप अप किस लिए होता है? जैसे मान के चलो आपके घर कितने वोल्टेज बिजली की आवश्यकता है जरा बताएं, तो आप कहेंगे भैया जो हमारे उपकरण है वो कितने पर चलते हैं? 220 वोल्ट से लेकर के आदर्श वोल्टेज माना जाता है, इस पर चलते हैं। लेकिन अगर 100 वोल्ट आ रही है बिजली तो उसको कौन बढ़ाएगा? स्टेप अप। किसके लिए काम आता है? बिजली को बढ़ाने के काम आता है। तो बढ़ाने के काम आता है। अगर अब ये ट्रांसफार्मर से 100 आ रही थी तो इसके लिए कौन काम करता है स्टेप अप को? स्टेबलाइजर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेबलाइजर जो आपके घर में करा आपने, खट 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 बिजली बढ़ा दी, तो वो स्टेप अप किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? स्टेबलाइजर है आपका, बढ़ा देता है। स्टेप डाउन क्या होता है? बिजली अगर तेज आ रही है, भाई लाइन में कितनी थी? 11,000 वोल्टेज आ रही थी, और तुम्हारे घर अगर 11,000 वोल्टेज आ जाती तो टीवी झेल लेता तुम्हारा? तो तुम्हारा टीवी तो भैया बीमार हो जाता, फट जाता टीवी। तो क्या बोलेंगे? ये आपका ट्रांसफार्मर में जो हमारे गांव मोहल्ले में लगा रहता है वहां पे स्टेप डाउन होता है, वो अपने आप कम करके भेजता है। ठीक है, अपने आप कम करके वो भाई साहब भेजता है। परावर्तन के नियम अनुसार किसके आपका द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं आपसे? तो वो कहते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण भिन्न भिन्न होते हैं। कई बात बताएंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या अलग अलग होते हैं? तो आप कहेंगे भैया हमने तो पढ़ा था कि ये आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ये तीनों एक तल में होते हैं, और जो कोण बनता है इंसिडेंस का और जो कोण बनता है रिफ्लेक्शन का, ये जो कोण आई है ये आर के बराबर होता है। क्या बोलेंगे? आपतन कोण किसके बराबर होता है और किसका नियम कहलाता है? ये आपका ये 10वीं कक्षा में शायद आपने पढ़ा हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इसी को दोस्त हम बोलते हैं आपका किसका? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में स्नेल का नियम क्या कहता है पूछ ले, तो आपसे बोलेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होते हैं। ये आपतित किरण है साथी आपका क्या है? ये इंसिडेंट रेस है। ये साथी क्या है आपका? इंसिडेंस ऑफ द मिरर है आपका। और क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। ये क्या है? आपतित किरण, आने वाली किरण सूर्य की। ये कौन सी किरण है आपका? जो आपका किसी तल से वापस गई, रिफ्लेक्टेड है, ये परावर्तित किरण है दोस्त आपका। और ये क्या है आपका? अविलंब है। ये आपतन बिंदु होता है, यहाँ पर क्या होता है? आपतन बिंदु होता है आपका, इंसिडेंस पॉइंट होता है, और ये क्या होता है आपका? अविलंब होता है। ये सब एक प्लेन में है कि नहीं है? क्या बोलेंगे? ये सब एक प्लेन में है
कि नहीं है? जी भैया, एक ही तल में होते हैं। तो ये बात गलत हो गई कि आपतन कोण और परावर्तन कोण अलग अलग होते हैं। तो कौन से कथन क्या है सत्य है? तो केवल दो सत्य है साथी, सोचना ही नहीं है। क्या बोलेंगे? कौन सा कथन सत्य है? भैया कथन दो सत्य है, पहला वाला गलत कह रहा है, पेपर में गलती नहीं करेंगे। वस्तुओं के भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? धातुओं का एक गुण होता है साथी, ठीक है। उनके क्या है? आपका क्या बोलेंगे? आपका उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मालिएबिलिटी, जिसको आघात वर्धनीय कहते हैं। अगर आप धातु को पीटें तो क्या वो साथी आघात होने के बाद में क्या पतली हो जाएगी? और पतली होकर क्या इसी तरह से हम उसकी चादर बनाते हैं? तो धातु का जो चादर बनता है, जैसे बॉक्स के आपने देखे होंगे, कोई बक्सा बना तो उसके लिए चादर बनी है, कोई टंकी बनी है तो उसके लिए पहले चादर बनी है। तो धातुओं को पीटने पर वो पतली होती है, ये कहती है आघात वर्धिता। तन्यता, धातुओं से ही साथी हम कॉपर एल्यूमिनियम के आपने तभी तार बनाए, धातुओं के पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, इसको डक्टिलिटी कहते हैं। जी हाँ। अकॉस्टिक, जो कि ध्वनि विज्ञान है साथी, ये कहता है कि कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न होगी धातु में। जी भैया, अगर धातु है तो आवाज करेगी। क्या करेगी? आवाज करेगी। तो क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 3 तीनों ठीक है। तो ये गुण है। पेपर में कैसे क्वेश्चन बनता है? वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि धातु को पीटने पर वह पतली हो जाती है, यह धातु का कौन सा गुण कहलाता है? तो आप बोलेंगे भैया मैलेबिलिटी है, आघात वर्धिता है। आपसे पूछेगा धातु को साथी पतले तार में बदला जा सकता है, ये क्या है? तो आप कहेंगे वो डक्टिलिटी है, अर्थात तन्यता है भैया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, इस तरह के प्रश्नों को करने में तुमको मजा आता है या नहीं आता है? ऐसा तो नहीं हो मन में एक धारणा बना रखी है कि भैया मैं तो ऐसे प्रश्न को करूंगा, ऐसा प्रश्न आए और ऑप्शन आए 1 2 3 4 5, एक को ही क्लिक करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि वहां पर तुक्का भी लग जाता है। तो तुक्के से बचना है ना। एक मेहनती छात्र, एक विवेकी छात्र और एक बहुत शानदार छात्र आपको बनना है, मजा आना चाहिए। तो सोडियम क्या है साथी बताएंगे? आपका सोडियम आप बोलेंगे भैया चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। पारा क्या होता है बताएंगे? पारा क्या होता है साथी? कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी, चांदी साथी विद्युत का अच्छा सुचालक है। फिर भैया कॉपर एल्यूमिनियम के तार क्यों बनाते हैं? क्योंकि भैया तार तो सोने चांदी के भी बन जाएंगे, वो दोनों सुचालक हैं। और सबसे अच्छा सुचालक सोना है, लेकिन सोचो सोने की वायरिंग आप लगाएंगे तार में, रात को चोर ले जाएगा, तो इसीलिए उसको लगाते नहीं है वायरिंग के रूप में। शीशा क्या है? आपका ऊष्मा का कुचालक है। शीशे में लेड में कभी भी ऊष्मा नहीं बहती है। तो क्या बनेगा भाई साहब जरा बताएंगे? 4 4 2 4 2 1 3, इसको मिला लिया करो। मैं अपने आप से भी संघर्ष करता हूँ इस मिलान में, याद रख लेना। हाँ, इसमें 1 2 3 ऊपर नीचे दिख जाते हो। सूची 1 में न्यूक्लिक एसिड दिए गए हैं साथी, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, टीएनए, और सूची 2 में उसके कार्य दिए गए हैं। देखो आरएनए के प्रकार होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म पहले तो मुझे बताओ, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम बोलेंगे आरएनए होता है भैया आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है। इस बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं जी, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अब इसके जो भेद है आपका, जैसे आरएनए, तो यहाँ आर का मतलब क्या हो गया? तो आर का मतलब बताएंगे यहाँ राइबोसोमल होता है। क्या होता है? राइबोसोमल, राइनो क्या बोलेंगे? राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जो टी का मतलब होता है यहाँ पर ये ट्रांसफर का काम करता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। जो साथी एक ऑप्शन में एम लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मैसेंजर है। क्या है? ये मैसेंजर आरएनए है। क्या है? मैसेंजर आरएनए है। तो बताएंगे आर आरएनए, मैंने बताया आर फॉर राइबोसोमल, इसका कार्य क्या है आपका? इसका काम क्या है ये आपको बताना है। तो बोलेंगे भैया आर आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। टी फॉर ट्रांसफर का काम करता है, और किसका ट्रांसफर करता है? आपका अमीनो एसिड्स का। एम मैसेंजर है, एक सूचना लेके जाता है। किसकी सूचना लेके जाता है? डीएनए से जो आपका आनुवांशिक सूचना मिलती है, और डीएनए तो गुणसूत्र का घटक है। डीएनए के बारे में साथी एक बात याद रख लेना, 21 प्रोटीन से जुड़े होते हैं डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। किससे? हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। आपसे साथी क्वेश्चन पूछ ले, अगर मैं पूछूं जैसे आर आरएनए है, ये आरएनए का 80% होते हैं। आरएनए में सबसे बड़ा अवयव कौन से होते हैं? तीनों से पूछ ले, आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए, तो आप बोलेंगे आर आरएनए होंगे साथी। कितने होंगे आपका? वो आपका 80% पर होता है। टी आरएनए आपका 10% पर, एम आरएनए 10% होते हैं। तो क्या बनेगा आपका? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी साथी सही हो जाएगा। मानव तंत्र में बताएंगे एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? जो एक एंजाइम नहीं है, जो एक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन क्या एक एंजाइम है? बोलेंगे जी भैया हमने पढ़ा है इसको क्लास में। टाइलिन आपका एक एंजाइम है? जी हाँ, लार में पाया जाता है। पेप्सिन एक एंजाइम है? जी हाँ भैया एंजाइम है। टाइलिन किसको पचाता है? जरा बताएंगे। कार्ब्स को पचाता है। किसको? कार्ब को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन की मैं बात करूं, ये किसको पचाते हैं? ये प्रोटीन को पचाते हैं। किसको? प्रोटीन को पचाते हैं। तो ये तीनों क्या है? आपके पाचक एंजाइम है। और पाचक एंजाइम कौन कौन से हो गए? 1 3 और 4 हो गए। क्या बोलेंगे? नहीं, क्या क्वेश्चन है? कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ये है। कौन सा नहीं है? तो गैस्ट्रिन नहीं होगा साथी। क्या बोलेंगे? 1 3 4 तो ऑप्शन नहीं था। अभी 1 3 4 होता तो मैं उसी को क्लिक कर देता, गलत हो जाता। गैस्ट्रिन क्या है भैया? फिर गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो पाचन तंत्र में आपका कहां पर पाया जाता है? गैस्ट्रिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? आपका पाचन तंत्र से रिलीज होता है। जो क्या बोलेंगे, हमारा जो पाचन तंत्र है वो उसको रिलीज करता है, यानी कि मैं कह सकता हूं पेट से, अर्थात आमाशय से ये आपका रिलीज होता है। कहां से? आमाशय से रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवों में श्वास के लेने, आप सांस लेते हैं, आप सांस छोड़ते हैं। असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन। कई बार यहां से चीजें गलत हो जाती हैं, उसको ध्यान में रखना है। मछलियों की श्वास की दर स्थलीय जीवों की तुलना में कम होती है। क्या मछलियां कम सांस लेती हैं? जी भैया कम सांस लेती हैं। क्या बोलेंगे? मछलियां कम सांस नहीं लेती। मछलियां आपका साथी क्या बोलेंगे? तेज सांस लेंगे। मनुष्य कम लेते हैं। स्थलीय जीवों की तुलना में क्या रखेंगे? मछलियों की तुलना क्या बोलेंगे? मैं शायद गलत स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। मछलियों की श्वास की दर स्थल के जो जीव है उनकी तुलना में, नहीं सही पढ़ा है हमने। क्या बोलेंगे? अधिक होती है। क्या होती है? मछलियों की बाकी जीवों की तुलना में जो श्वास दर है वो अधिक होती है। अब ठीक है, एक वयस्क मनुष्य 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। मानव में उच्छ्वासित वायु में, उच्छ्वासित मतलब क्या होता है? छोड़ी हुई। जब आपने सांस ली एक, तो
तो सांस आपने कहाँ ली? वायुमंडल में ली। तो मुझे बताइए क्या उसमें 16.4 ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? जी भैया, एकदम से ठीक हो जाएगा। देखो, आप सांस लेते हो वायुमंडल से, तो जो सांस लेते हो उसमें कितनी परसेंट ऑक्सीजन है? हम कहेंगे भैया हम नाइट्रोजन खींच लेते हैं, एक तो 78%। ये लेते हो आप? नहीं जी, हम वायुमंडल से लेते हैं आपका सांस के रूप में ऑक्सीजन। और वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन होती है? 20% लगभग, 20% होती है ना? जी हाँ। तो हमने कितनी प्रयोग कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हमने 16.4% ऑक्सीजन को छोड़ दिया और ली थी हमने 20%, तो प्रयोग हमने कितनी कर ली लगभग? तो हम बोलेंगे लगभग 4% के आसपास ही मानव का शरीर, क्या बोलेंगे, मानव का शरीर प्रयोग कर लेता है। अच्छा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत? मैंने आपको बताई थी कि ये आपका नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, फिर आर्गन 0.93% और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये चौथे नंबर की गैस है और वायुमंडल में कितना? 0.03% होती है। तो ये कहां से आ गई? तो हमने बनाया है इसको। किसको? तो वो ऑक्सीजन का रूपांतरण हुआ है, ठीक है। हमने लिया ऑक्सीजन को, छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका भैया 42 में कुछ गलत हो गया है? क्या बोलेंगे इसमें? 42 यही तो है। मछलियों की श्वास दर जो है तुलना में अधिक होती है, ठीक है जी, अधिक होती है। ये बात होगी। एक गैस 15 से 18 बार सांस लेता है, ये बात ठीक होगी, वो गलत होगी। पूछ रहा असत्य कथन कौन सा है? अच्छा, असत्य कथन कौन सा है भैया? पहला ही तो है, ये हमने वेरीफाई नहीं किया। क्या बोलेंगे? सत्य होंगे। 2 और 3 क्या है दोस्त आपका? सत्य कथन है, सत्य कथन होंगे। बहुत गजब, बहुत शानदार। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा आपका सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही पर्थ में बन रहा है सबसे ऊंचा राम मंदिर। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 721 फुट, क्या बोलेंगे, 721 फुट ऊंचाई पर बन रहा है। और इसको बना कौन रहा है? ट्रस्ट है भारत का श्री राम वैदिक ट्रस्ट। क्या बोलेंगे? श्री राम वैदिक ट्रस्ट साथी इसको बना रहा है। कौन सा ट्रस्ट है? श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट इसको बना रहा है। और पर्थ कहां पर है दोस्त आपका? क्या बोलेंगे? पर्थ कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है दोस्त आपका? डॉक्टर दिलावर सिंह है। कौन है? श्री राम वैदिक ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दिलावर सिंह इसके अध्यक्ष हैं। क्या बोलेंगे? अच्छा, पर्थ को हम किस लिए जानते हैं दोस्त, बताएंगे? पर्थ का में दोस्त आपका जो क्रिकेट का मैदान है वो कौन सा है, जिसको दुनिया की सबसे तेज पिच कहा जाता है? अभी मैच चल रहे हैं क्रिकेट के, तो दोस्त कौन सी वहां पर पिच तो क्या है? मंदी है। तो पर्थ का जो क्रिकेट का मैदान है उसको बोलते हैं वाका, और ये दुनिया का सबसे तेज पिच है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? दुनिया की सबसे 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 तेज पिच है ये। क्या बोलेंगे? दुनिया की सबसे तेज पिच कौन सी है? वो पर्थ की पिच है, ठीक है, पर्थ की पिच है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साथी आप मुझे बताएं। सिडनी की दोस्त अगर हम बात करें, सिडनी क्या बोलेंगे? ये डार्लिंग नदी के किनारे है, पूछा जाता है। किस नदी के किनारे? डार्लिंग रिवर के ये किनारे है, डार्लिंग नदी के ये किनारे है। मेलबर्न से नहीं बनेगा आपसे, मेलबर्न में भी क्रिकेट ग्राउंड है। ब्रिस्बेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2024, 28, 32। 2032 के ओलंपिक कहां पर होंगे? 2032 के ओलंपिक, 24 के तो पेरिस में, 24 के तो पेरिस में आपका, 28 के कहां पर होंगे ओलंपिक, जरा बताएं। 28 के क्या बोलेंगे आपका? एक कह रहा कौन सी नदी? यार भैया डार्लिंग नदी का नाम है, इसमें कौन सी बात है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है मरे और डार्लिंग रिवर, मरे और डार्लिंग रिवर। पर्थ जो है साथी आपका स्वान नदी के किनारे है। क्या बोलोगे? स्वान रिवर के किनारे है। क्या बोलेंगे? स्वान रिवर के किनारे ये मौजूद है। आगे आएंगे। हाल ही में किस किस नेशनल पार्क में एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? गोल्डन टाइगर जो साथी दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे आपका? वो बांदीपुर नेशनल पार्क है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है दोस्त आपका? कर्नाटक में है। क्या बोलेंगे? बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। काजीरंगा साथी आपका असम में है। क्या बोलेंगे? चित्रकूट यूपी में आपका रानी नेशनल पार्क है। और जिम कार्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है। बता सकते हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क कब का है? ये बता सकते हैं क्या? तो क्या बोलेंगे? दुर्लभ टाइगर देखा गया है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और जो गोल्डन टाइगर है, इसकी जो जनजाति होती है साथी याद रख लेना, गोल्डन टाइगर किस जीन से संबंध रखते हैं? तो आप बोलेंगे वाई बैंड जीन से इनका संबंध होता है। कौन सी जीन है इनकी? वाई बैंड। टाइगर रिजर्व कितने हैं हमारे देश में? 53 है। और 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो है रानीपुर नेशनल पार्क। कौन सा? रानीपुर है। मुझे बताओ सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारे देश का? सबसे बड़ा जो नागार्जुन श्रीशैलम है। कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम है, जो कि साथी कहां पर है? आंध्रा में है। मैं आपसे पूछूं हमारे देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व साथी कौन सा है? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व मेरे मित्र कौन सा है? तो आप बोलेंगे सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि भाई मेरे महाराष्ट्र का है। कहां का है? जो कि महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। आ जाएंगे नेक्स्ट। हाल ही में 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी का पहली बात तो प्रश्न में ही बता दिया कि उसका संबंध फुटबॉल से है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी की जो साथी शुरुआत थी वो किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप बोलेंगे 1941 से हुई थी, 1941 से। आपसे पूछे इसको सर्वाधिक बार किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसने जीता है? बंगाल ने जीता है। और 32 टाइम्स जीता है। कितना? 32 बार उसने इसको जीता है। क्या बोलेंगे? 32 बार उसने इसको जीता है। अब की बार साथी उसको सर्विसेज ने जीता है, आर्मी ने जीता है। और रनर अप यानी कि आपका उपविजेता कौन रहा है? क्या बोलेंगे? रनर अप मतलब जो द्वितीय स्थान पर रह गया आपका वो गोवा है। क्या बोलेंगे? गोवा से। किस मैदान में कैसे हराया उन्होंने? 1-0 से। यानी कि सेना ने जो गोल किया वो 1 किया और गोवा फाइनल में एक भी गोल नहीं कर पाया, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई? तो कहां का साथी आपका नेशनल डे था? आपका कहां का राष्ट्रीय दिवस था आपका? ये आपको बताना है, जो कि आपका 12 मार्च था। क्या था? 12 मार्च था। और ये साथी मॉरिशस का आपका नेशनल डे था। कहां का? मॉरिशस का। क्या बोलेंगे? मॉरिशस का ये डे था। और मॉरिशस में ही साथी आपका याद रखेंगे जो अगलेगा आइलैंड है, अगलेगा द्वीप है, वहां पर अगलेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ। क्या बोलेंगे? हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ भारतीय सहयोग से। हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ किस सहयोग से हुआ? भारतीय सहयोग से हुआ। और अगलेगा द्वीप पर साथी आपका क्या बोलेंगे?
इसमें कौन कौन मौजूद थे? एक तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के साथ में साथी आपका क्या बोलोगे, मॉरिशस के पीएम बोलेंगे जी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? मॉरिशस के पीएम इसमें मौजूद थे जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। क्या बोलेंगे? प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के कौन है आपका? प्रविंद जगन्नाथ आपका मॉरिशस के पीएम है। क्या बोलेंगे? मॉरिशस के पीएम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रविंद जगन्नाथ। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? कि क्या किया गया वहां पर? इसको जो स्मोकिंग है उसको प्रोहिबिट करने के लिए एक डे, कि उसके लिए साथी क्या चलाया जाए, एक अभियान चलाया जाए आपका 13 मार्च, 14 मार्च, 26 जून या फिर आपका 31 मई। तो हम बोलेंगे 13 मार्च को। किसको साथी? 13 मार्च को। 26 जून को साथी अगर हम बात करते हैं, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो आपका 26 जून को मनाया जाता है। और 31 मई को साथी आपका क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, क्या टैबेको प्रोहिबिटेड डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, कि 3 में से तो एक तंबाकू खाता ही है, ऐसे याद करते हैं इसको। 3 में से एक तो तंबाकू खाता ही है, तो उसको रुकना होगा। अभी हाल ही में कुछ दिवस मने साथी आपका 4 मई को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया कब? आपका 4 मई को। 18 मई को साथी मनाया गया आपका क्या बोलेंगे? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन डे। क्या बोलेंगे? एड्स के लिए जो टीकाकरण है उसको बढ़ाने के लिए साथी, उसके प्रति आपका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। एड्स का फुल फॉर्म बताओ? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। 30 अप्रैल की साथी बात करें, 30 अप्रैल की साथी बात करें, आयुष्मान भारत दिवस मनाया। अभी साथी आपका रिसेंट में 11 मार्च को दिवस मनाया गया। 11 मार्च को दोस्त आपका किडनी दिवस मनाया गया। किसको? किडनी दिवस को मनाया गया। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय डे था। क्या बोलेंगे? 11 मार्च अंतर्राष्ट्रीय किडनी दिवस था। अच्छा, 18 मार्च को साथी एक दिवस मनाया गया आपका क्या बोलेंगे? आयुध निर्माण दिवस। क्या बोलेंगे? आयुध निर्माण दिवस। ऑर्डिनेंस के लिए इसको मनाया गया, आयुध निर्माण दिवस को। ठीक है, रिसेंट के कुछ दिवस हैं जो बहुत चर्चित रहे थे। आगे आएंगे। पूछेगा हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? गोरसम कोरा महोत्सव भारत के लिए साथी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी त्योहार को आपसे पूछेगा भारत और भूटान की स्थायी दोस्ती का प्रतीक कौन सा त्योहार है? भारत का पड़ोसी देश जो भूटान है, भारत और भूटान की दोस्ती का साथी ये क्या है? भारत और भूटान की दोस्ती का क्या बोलेंगे इसको? भारत की और भूटान की दोस्ती का ये साथी स्थायी प्रतीक है। ये बात रखेंगे याद, प्रेम आपका परमानेंट एक साइन है। तो ये कहां पर बनता है भारत में साथी? अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाया गया, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के कुछ उत्सव दोस्त मुझे बता सकते हैं? जी भैया, लोसर। दरअसल में जो अरुणाचल प्रदेश में त्यौहार है ना, वो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मनाए जाते हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मनाए जाते हैं। और आपसे पूछ ले, जैसे गोरसम कोरा को ही पूछ ले भी हाल ही में मना तो कितने दिन? तो 4 दिन मना आपका, 4 दिन मना। ऐसे ही लोसर है वहां पर, सोलुंग है अरुणाचल। अरुण कहता है आंचल से कि मैं सोलूं थोड़ा सा। क्या बोलेंगे? आपका ड्री। याद है वो जो सारी चीजें मैंने बोली आपको? चलो लोकू कहाँ का है आपका? लिखें एक एक फेस्टिवल सारे लोग अरुणाचल के, तब माने कि भैया हाँ याद कराए हुए हैं। तो अरुणाचल के क्या बोलेंगे भैया? अरुणाचल। अरुण क्या करता था आपका? संग में केन रखता था, सांगकेन। तो उसने, उसकी घरवाली ने क्या बोला था उससे कि ये तो नियकम्मत सीखो, न्योकुम बुरी बूट फेस्टिवल आपको बताया था। ठीक है, लो सर रख के सो जाओ, मोपिन। अरुण कहता आंचल से मोपिनी, संग में कैन भी लेके आया एक। तो बहुत सारे ये त्योहार हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जनजाति भी पूछी जाती है, सब बताया भाई। हाल ही में प्रधानमंत्री, और एक और बात याद रख लेना, मतलब मैंने जो स्टैटिक जी के एप्लीकेशन में भी पढ़ाता हूँ उसको बच्चे लिख करके यूट्यूब पर डालते हैं। आप वो रिसेंट की कोई भी क्लास देख लिया करो, ठीक है ना, वो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अपनी तरफ से उन पर कॉपीराइट भी नहीं है कोई, ठीक है, किसी का भला होता है, अच्छी बात है। क्या बोलेंगे जी? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्गों के लिए, ठीक है, किसके लिए साथी? आपका जो वंचित वर्ग है, जो आपका उसके वंचित वर्ग को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो पोर्टल लॉन्च हुआ है साथी पीएम सूरज पोर्टल। और सूरज का मतलब है आपका SURAJ। क्या बोलोगे? SURAJ। इसका मतलब है आपका सामाजिक, क्या बोलेंगे? सामाजिक उत्थान। क्या बोलेंगे? सामाजिक उत्थान रोजगार। आर से क्या है आपका? रोजगार विद अंकित। ठीक है, रोजगार, क्या बोलेंगे आपका? रोजगार रोजगार आधारित, क्या बोलेंगे? रोजगार आधारित जन कल्याण, रोजगार आधारित जन कल्याण, इसको लॉन्च किया है आपका सूरज को। और किसके लिए है साथी? डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए है, वंचित वर्ग के लिए है ये। ठीक है, ये वंचित वर्ग के लिए है। अभी हाल ही के कुछ पोर्टल साथी लागू हुए, मुझे बताएंगे। नो योर कैंडिडेट पोर्टल किसने लागू किया? नो योर कैंडिडेट जो आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में सूचना के लिए ये ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रमुख कौन रहे थे साथी? आपका राजीव कुमार। इस बार चुनाव के राजीव कुमार, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग ने नो योर कैंडिडेट पोर्टल को लागू किया। मुझे बताइए स्वाति पोर्टल जो साथी लागू हुआ हमारे देश में, उसका संबंध किससे है? स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे स्वाति पोर्टल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, क्या बोलेंगे? साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से उसका संबंध है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और साथ ही आपका क्या बोलेंगे? आपका इंजीनियरिंग से उसका संबंध है। किसका? स्वाति पोर्टल का। ठीक है, और ये क्या है? किसके लिए? लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए इन क्षेत्रों में क्या देगा? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के फील्ड में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसको? लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्वाति पोर्टल को शुरू किया गया है। और इसको लॉन्च किया किसने? अजय कुमार सूद ने। क्या बोलेंगे? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किसने किया? अजय कुमार सूद ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, अजय कुमार सूद ने। तीसरा पोर्टल लॉन्च हुआ अनुवादिनी ऐप। क्या बोलेंगे? अनुवादिनी ऐप जो
लॉन्च हुआ साथी, वो किसके लिए लॉन्च हुआ था? आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया, और किस लिए लॉन्च किया? बहुभाषावाद को बढ़ाने के लिए। जानते हैं बहुभाषावाद क्या होता है? एक से अधिक भाषाओं पर आप अपनी पकड़ बना सकें। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, क्या बोलेंगे? को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो मल्टी लिंग्विस्टिक होता है वो बन पाए कोई व्यक्ति, ठीक है, बहुत सारी भाषाओं पर उसकी पकड़ बन पाए, तो उसके लिए अनुवादनी ऐप है। किसके लिए? बहुभाषा के लिए, मल्टी लिंग्विस्टिक होने के लिए। हाल ही में किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक ने आपका, दरअसल में साझेदारी होती है कि वो हमारे देश के जो खिलाड़ी होंगे, उनके परिवार होंगे, उनको एक एड देंगे, उनको एक सहायता देंगे। तो ये हमारी साथी आज की क्लास रही। आप लोग हर रोज मेहनत करते हैं, हर रोज आप 1.5-2 घंटे मेहनत करते आए हैं, और 1 महीने से जाऊँ कि मेरी एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोगों की लगेगी, क्योंकि एक समय पे कक्षाएं खत्म हो जाएंगी और आपको तब भी इनको रिवाइज करना है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी यादें इन कक्षाओं में रहेंगी आप लोगों के साथ में, हमेशा ये देख लेना, है ना। आपको हमेशा ये बहुत हैप्पीनेस देंगी। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बेशक नीचे हैं, लेकिन परीक्षा में आपके प्रदर्शन से आपको एक खुशहाली होगी, और मैं आशा करता हूँ वो खुशहाली आपके घरों तक पहुंचेगी, और एक दिन जरूर पहुंचेगी। बस जो मेहनत करते हैं ना आप, उस पर आपको विश्वास रखना है, और ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, उसका आंसर करना है बस। बहुत सारी कमजोर स्थिति भी आई साथी, तो घबराना नहीं है, बहुत सारी कमजोर स्थितियों से भी, तो उसके बारे में कुछ है, ध्यान से सुनना, कि ये ऐसे समझना कि मेरी तरफ से है तुम लोगों के लिए, और किसी ने लिख के भेजा है तुम्हारे लिए, और ये आप सुनाना भी। ये मेरी आप लोगों की फैमिलीज में जो आप लोगों के साथी, अगर मैं बात करूं, अभिभावक हैं, वो आपसे बड़े कोई भी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो आपके, आप अपने मामा के यहाँ की परवरिश पर पढ़ रहे हो, बहुत सारे रिलेटिव्स अच्छे भी होते हैं, हेल्प भी करते हैं, उनके थ्रू आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो उन सबकी तरफ से है। और मैं बोलूंगा आपके जो पिताजी, माताजी, बड़े भाई हैं, कि वो इस तरह के शब्द आपके लिए रखें, और उनको मेरी ये बात जरूर सुनाना कि चल रही है पढ़ाई अच्छी तेरी। ऐसे सुनना कि आपसे ये बात बोली जा रही है कि चल रही है पढ़ाई अच्छी तेरी, जानता हूं मैं, कर रहे नहीं, फिर से सुनाता हूं एक बार। चल रही है पढ़ाई अच्छी तेरी, जानता हूं मैं, कस रहे हैं लोग तुझ पे ताने, जानता हूं मैं। आप परेशान हैं लोगों की बातों से, लेकिन एक फैमिली का मेंबर आपको ताकत देता है इस बात से, कहता है चल रही है पढ़ाई अच्छी तेरी, जानता हूं मैं, कस रहे हैं लोग ताने तुझ पे, जानता हूं मैं। जिस उम्र में लगते हो क्लब, नशे के शौक बच्चों में, 4 दीवारी में पढ़ रहे हो तुम, इस बात का गर्व मानता हूं मैं। तो आपको पहले गर्व होना चाहिए अपने उस बच्चे पर, कि जो उस दुनिया की उस गलत भीड़ की तरह नहीं है, कि वो दुनिया की उस भीड़ में शामिल हो गया जो आवारागर्दी करते हो। गली बात, आपका बच्चा नहीं है, पढ़ रहा है, समय लग सकता है, और एक दिन उसकी मेहनत सफल होगी। वो मेहनत कितनी जल्दी सफल होगी, उसमें उसको आपके साथ की आवश्यकता है, आपके हौसले की आवश्यकता है, आपकी एक हौसला अफजाई की आवश्यकता है, कि आप उसकी पीठ थपथपाएं और उससे बोले यू कैन डू इट, तो वो उतनी जल्दी चीज़ों को करेगा। फिर उसको जो अतिरिक्त जो सामाजिक भय है कि दुनिया क्या कहेगी, वो उसके ऊपर